मेरा तो ये जो ओपन पोजीशन है वो तो बुक प्रॉफिट है नहीं, और जो मेरा लूजर है वो तो बुक लॉस है। तो ये इसको तो आप कैलकुलेट करो एज अ लॉस, और उसको प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। ठीक है? बरोबर। तो वो एक मेंटल अकाउंटिंग होता है जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। ठीक है, इसका एक्सपोजर आप देखो 74% है, मतलब मार्केट में पूरा टाइम नहीं इन्वेस्टेड रहता है। आपका एक्सपोजर जितना कम रहेगा उतना बेटर है, क्योंकि आपके मार्केट में जो प्राइस शॉक्स होते हैं, सडनली डीमोनेटाइजेशन हो गया, सडनली आपका ये हो जाता है, ब्रेग्जिट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो अगर आप एक्सपोज नहीं हो मार्केट में तो आपका रिस्क भी कम है। फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का, और होस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंस पॉडकास्ट फेस टू फेस का। दोस्तों आज है ना, थोड़ा आपसे समय और ज़्यादा मांगूंगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 2 घंटे। आज 2 घंटा मुझे दे दीजिएगा, बिकॉज पूरे 2 घंटे के अंदर में 16 से 17 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस निचोड़ के आपको देने का इंटेंशन है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मेरे साथ 2 घंटा रह के आपको फ़ायदा होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक करिए और कमेंट करिए कि क्या आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज ये जो 2 आवर्स हमको आप देंगे, इसमें इतना कुछ कवर करने का इंटेंशन रखते हैं हम लोग कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि कितना कुछ हमने कवर कर लिया। क्योंकि आज जो गेस्ट आए हैं वह हैं मुंबई से, कलकत्ता, और जो आए हैं उनके पास में मार्केट का 16 से 17 साल का एक्सपीरियंस है। मोर देन दैट, उनका जो काम करने का तरीका है, जो मार्केट को समझने का तरीका है, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब इम्प्रेसिव है। तो चलिए चालू करते हैं, आज के गेस्ट को बुलाते हैं, और आप अपना पेन, पेपर, आईपैड जो भी है उसको लेके रेडी बैठिए, और क्वेश्चंस आएंगे बहुत माइंड में, क्वेश्चंस लिखते जाइएगा, पूछते जाइएगा, बिकॉज हम मौका आपको देंगे कि आप अपने क्वेश्चंस उनसे भी पूछ पाएँ। कभी मौका मिलेगा तो एक ELM लाइव करेंगे हमारे YouTube चैनल में, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और वो उसका जवाब देंगे। तो ये जो केमिस्ट्री है, बस इस केमिस्ट्री का पार्ट बनते रहिए और हमको मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए इनवाइट करते हैं आज के जो गेस्ट हैं, सोबिक भाई को। हेलो सोबिक, हाय, क्या हाल चाल है? ऑल गुड, ऑल गुड। मस्त, थैंक यू आने के लिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा प्लेजर है। ये तो देखिए, हम लोग तो ज्ञान के भूखे हैं, तो कई बार होता है कि जो भूखा प्यासा होता है वो जाता है जहाँ उसको भूख प्यास मिट जाए। राइट। हम लोग तो बुला लेते हैं, हमारे पास तो ये लिबर्टी है, हमारे पास वो सौभाग्य है कि लोग आ जाते हैं देने के लिए। राइट है, और हम लोग भी जिधर भी बुलाते हैं हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। जितना हमको मिला है सोसाइटी से, इस मार्केट से, थोड़ा बहुत देने का कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। और आपका बैकग्राउंड, ट्रैक रिकॉर्ड, आई गॉट कनेक्टेड विथ यू, CMT है आप, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, तो हम उसके थ्रू कनेक्ट हुए। तो मुझे अच्छा लगा कि आप क्वालिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट है, और आप चाहते हैं कि और लोग CMT बने। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे CMT के बारे में। हाँ जी। हाँ, कि क्या है ये क्वालिफिकेशन, क्यों लोगों को CMT करना चाहिए, बिकॉज बहुत कम CMT से मैं इंटरेक्ट कर पाया हूँ फेस टू फेस में अभी तक। बट उसके पहले एक बार आप अपने बारे में बताइए, कितने साल का एक्सपीरियंस है, अभी क्या कर रहे हैं? मैंने 2007 में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, तो करीब 16 साल का बोल सकते हैं एक्सपीरियंस है। और उसमें पहले कैश मार्केट से स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली 2008 इमीडिएटली आ गया। तो स्टार्टिंग में लक था, बिगनर्स लक, तो पैसा 2007 में थोड़ा सा बनाया, तो और 2008 में फिर लगने लगा पैसा। तो जो बनाया वो तो गया ही गया, उसके साथ साथ और 60-70% साथ में लेके गया। जो तो आई थिंक 2007-06 में बहुत लोग आए थे, 2008 ने उनको सीख दी है। हाँ, जो अभी तक यहाँ वाले लोगों को सीख नहीं मिली है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लकी था कि मेरा स्टार्टिंग में ही वो फेज आ गया, देखने को मिल गया, तो समझ में आ गया कि रिस्क होता क्या है। नहीं तो अगर लेट होता था तो ज़्यादा पैसा लगा चुका होता था, तो ज़्यादा बड़ा नुकसान होता था। ये बात बहुत सोचने लायक है दोस्तों, कि शुरुआत ही में अगर मार्केट धक्का दे देना तो हम बेटर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। शुरुआत में मार्केट बहुत पैसा देता रहता है, तो बाद में वो इतना बड़ा हो जाता है स्टेक मार्केट में कि लगता है तो बहुत जोर से लगता है।
तो हमारा स्टेक बढ़ जाता है और हमको लगता है कि हमको तो सब कुछ आता है, और बस वही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। बात तो सही है। तो उसके बाद आप कैसे संभले? संभलना क्या है, थोड़ा हमने फिर सोचा कि किया क्या जाए, पैसा तो चले गया, अब कैसे रिकवर किया जाए मार्केट से। तो देखा थोड़ा, तो पता चला कि दो तरीके की एनालिसिस जनरली होती है, एक फंडामेंटल होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। तो फंडामेंटल तो हम ऑलरेडी, मैं अकाउंटेंट था तो थोड़ा बहुत नॉलेज था फंडामेंटल के बारे आप में। सीए? नहीं, सीए नहीं हूँ मैं, तो? मगर अकाउंटेंट था। अच्छा, तो बैकग्राउंड आपका अकाउंटेंसी का बीकॉम। है? बीकॉम करके आपने अकाउंटिंग की? हाँ। अरे बहुत सही। तो बैलेंस शीट हम पढ़ते थे, हम बनाते थे बैलेंस शीट कंपनीज के लिए। तो मालूम था कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, तो हमको बोला उधर तो हमको नहीं जाना है। ठीक है, अच्छी बात तो है। दूसरा जो ट्रैक है उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो एक दो दिन का कोर्स होता है बीएससी में, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस का, तो वो किया था। उसमें मेरे को अच्छा लगा बहुत, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, मगर ये भी समझ में आया कि 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। अब और मेरा ऐसा रहा है कि जो करना है वो सबसे अच्छा ही करना है। तो फिर हमने बोला कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो पता किया कि सीएमडी करके कुछ होता है। तो फिर हमने बोला अब करना तो यही है। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि 17-18 साल हो गए थे, लास्ट एग्ज़ाम दिया था बीकॉम का हमने, उसके बाद कोई पढ़ाई की नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं था। बट किया कोर्स, एक बार लेवल 1 क्लियर कर दिया तो फिर लेवल 2 लेवल 3 अपने आप हो गया। सही है। तो ये कब पास किया आपने सीएमटी? ये 2013 में मेरा हो गया था। ओके, सही है। तो बीकॉम बैकग्राउंड से आप आके सीएमटी पास किए हैं। हाँ। तो ये मतलब एक अपने लिए एक वो है, अटेस्टेशन है कि चाहे बीकॉम है कि आर्ट्स है कि साइंस है कि ज्योग्राफी है कि होम साइंस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। शेयर बाजार सबको गले लगाने के लिए बैठा है ना? राइट। तो आपने जो सीएमटी कर लिया उसके बाद आप खुद के ट्रेडिंग में लग गए। हमने आपको वैसे पीएल स्टेटमेंट वगैरह भी देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं आप। नहीं, तो उसके बाद फिर हम ट्रेडिंग कर रहे थे, बट क्या हो रहा था कि कैश में तो पैसा फिर भी बना ले रहे थे, मगर फ्यूचर्स में कुछ हो नहीं रहा था। और कैश में भी क्या हो रहा था कि लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि वो समझ में आ गया था, रिस्क एक डिफाइन हो गया था कि भाई स्टॉप लॉस लेना है, तो लॉस नहीं हो रहे थे, मगर पैसा नहीं बन रहा था, क्योंकि जितना बनाते थे फिर लॉस हो जाता था, फिर बनाते तो एक साइडवेज रेंज में चली गई थी हमारी ट्रेडिंग। जैसे स्टॉक साइडवेज चले जाता, हमारी ट्रेडिंग की साइडवेज में चली गई थी, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो 2-3 साल निकल गए, सीएमटी के बाद भी 2 साल हो गए, 2015 तक कुछ नहीं हुआ। तो हमने बोला कि भाई अभी ये अकाउंटिंग के जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम होने नहीं वाला है, हमको अब पूरा मैदान में उतरना पड़ेगा। हमने बोला जॉब छोड़ते और उतरते। तो वो रिस्क लिया, थोड़ा ग्रेजुएटी बन गई थी, 5 साल हो गया था नौकरी करते हुए, तो हमने बोला कि अभी छोड़ देते। तो फिर आपने एक बेसिक कैपिटल बना के छोड़ा है, मतलब फैमिली का जो आपका लाइफस्टाइल है, हाँ, उसको आपने स्टेक पे नहीं डाला? नहीं। उस लाइफस्टाइल को बनाने के लिए आपने जॉब छोड़ा कि मैं ट्रेडिंग करके पैसा बनाऊंगा, घर चलाऊंगा, कि आपने बोला कि भाई पैसे बन गए, उससे घर तो चल जाएगा, अब थोड़ा एस्पिरेशन ट्रेडिंग की तैयार करो? नहीं, उतना नहीं बना था पैसा कि भाई हो जाए, बट इतना था कि 6 महीना 1 साल का प्रोविजन था कि घर चल जाएगा, और ट्रेडिंग में कुछ नहीं भी हुआ तो तकलीफ नहीं होगी घर में। और क्या है कि हम लोग मिडिल क्लास से है, तो हमको आता है कि भाई कम पैसे से भी घर चलाना, वाइफ ने सपोर्ट किया, मदर ने सपोर्ट किया, तो हो गया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है दोस्तों। इस बार मैं क्या करूँगा आपके साथ इंटरेक्शन में ना, हर लर्निंग को बोल्ड कर दूंगा, रिपीट करूँगा इनकी बातों को, हाँ, कि मुझे लग रहा है बहुत लर्निंग मिलने वाली है, तो एकदम ग्लू करके रखिएगा इस वीडियो को। तो ये लर्निंग अच्छी मिल गई कि 6 महीने से 1 साल तक का हमारा खर्चा का प्रोविजन हमारे मैं बोलूँगा कि होना चाहिए, थोड़ा और होना चाहिए था, और हो जाए तो अच्छा है। मैंने थोड़ा जल्दबाजी किया, मैं गलत जा सकता था। ओके, एटलीस्ट 2 साल का मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा 2 साल का होना तो अगर किसी का घर का एक्सपेंडिचर सपोज 50,000 रुपये महीना है, तो आप कह रहे हैं कि 12 लाख रुपया बैंक में होना चाहिए, प्लस ऑब्वियसली ट्रेडिंग कैपिटल है जो आप कह रहे हैं कि 10 से 20 लाख रुपया। बट सर कैश मार्केट में कहाँ 50% रिटर्न देता? नहीं मिलता। मैं बोला एक एग्जाम पे अगर आप लकी हुए तो आपको 1 साल में 50% भी मिल जाए, अगर उतना भी मिला तो भी कुछ मीनिंगफुल तो होना चाहिए, नहीं तो आपको भी एनर्जी नहीं रहेगी। सो कुछ एक मतलब बेसिक कैपिटल होना चाहिए शेयर बाजार में आए हो तो, जो जनरली आजकल क्या हो रहा है, अभी आप 1 लाख रुपए से चालू करोगे, अगर 50% भी बात तो 50,000 रुपए में आपका कुछ नहीं होने कुछ नहीं होगा वो टाइम, लेकिन टाइम अच्छा पास हो जाता है ना। नहीं, टाइम एंटरटेनमेंट के लिए और दूसरी जगहें हैं जाने के लिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन।
तो आपने जब ट्रेडिंग अपना एक जर्नी डिफाइन कर ली तो कितना टाइम लगा कि आप अपने कैपिटल को उस कैपिटल पे ले गए? से लेट्स गिव अ नंबर 1 करोड़ रुपया, तो वो 10 लाख को जो आपका मार्जिन कैपिटल था शुरुआत में, उसको 1 करोड़ ले जाने में कितना टाइम लगा? कम से कम 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। और आज कोई चालू करेगा तो कितना टाइम लगेगा? ऐसे बोलने से हर इंसान की जर्नी अलग होगी, हाँ हाँ हाँ। बट आई थिंक इससे जल्दी अगर आपका हो जाता है तो वो लक होगा। देन मैं तो बोलता हूँ इसको भी कि ये लक ही है मेरा, हाँ। कि मेरा इतना हो गया। बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपको अगर इतना करना है तो कम से कम आपको 10 साल का प्रोविजन होना चाहिए। देखिए आपने 10 साल बोला, कई लोग वीडियो बंद कर दिए, अभी ड्रॉप हो गए, बोले यार इसमें तो मज़ा ही नहीं है, 10 साल तक 1 करोड़ होगा। सच बोलूँ तो अगर मुझे पता होता कि 2007 में कि मेरे को 10 साल लग जाएंगे प्रॉफिटेबल होने में, मैं 2017 में प्रॉफिटेबल हुआ, हाँ तो मैं कभी ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं करता था। सही बात है। तो ये अच्छा होता है कि हमको प्रिडिक्शन नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। और रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग जैसे लोग जो मार्केट में धक्का खा खा के खड़े हुए हैं, जिनका काम यूट्यूब वीडियो नहीं बनाना है, जिनका काम है मार्केट, उनको पता है कि इतना इजी नहीं है। 5 साल तो मिनिमम और 10 साल तो एक नॉर्मल इंसान को लग जाएगा 10 टाइम्स रिटर्न बनाने में। बट आप बहुत कंजर्वेटिव इंसान है, वेरी कंजर्वेटिव पर्सन। नहीं, वो ज़रूरी है क्योंकि इस मार्केट में सर्वाइव होना है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आई एम फुल टाइम ट्रेडर बोल सकते हैं आप, ठीक है, और आई कोच एंड देन ट्रेड, और मतलब एक कंसल्टेंसी का थोड़ा सा काम करता हूँ, दैट्स इट। और कुछ पीसफुल है, मतलब यू आर हाँ, कंटेंट। मतलब मैं आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग एंड आई डोंट वांट टू मेक इट बिग। अरे ये भी बहुत सही है, मुझे बड़ा करना ही नहीं है, मैं खुश हूँ। वैसे ही इज़ अ CMT कोच, CMT जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के आप ऑथराइज कोच हैं? हाँ, प्रेप प्रोवाइडर बोलते हैं। प्रेप प्रोवाइडर है वो। प्रेप प्रोवाइडर है। तो देखिए इनका खुद का है, मेरा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप ऐसे नहीं है इनके साथ में, आज तक तो नहीं है, कभी हुआ तो बता दूंगा। तो अगर आप CMT एग्ज़ाम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आई थिंक सोभित से आप बाद में कनेक्ट कर लीजिएगा अपने आप ही, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। और इनका वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो सोभित भाई अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके अंदर है, निकालना है मेरे को। तो आपके बारे में तो हमने जान लिया, अब बताइए ये सबसे बड़ा जो राज है शेयर बाजार का कि कंसिस्टेंटली कैसे पैसा बने। पैसा 1 महीना आता है, दूसरा महीना चला जाता है, तो ऐसा कैसा बनाए, चाहे कम ही पैसा बने लेकिन ऐसा बने कि भैया हर टाइम फ्रेम में पैसा बन रहा है, घर में आ रहा है कुछ ना कुछ, इसका राज बताइए। इसका कोई राज नहीं है और ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपका कंसिस्टेंसी का एक डेफिनेशन हर एक आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेरे लिए कंसिस्टेंसी ये है कि मतलब साल कोई नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, उतना मैं मानता हूँ। बाकी हर दिन कंसिस्टेंट होगा वो तो नहीं, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, कम से कम कुछ लोग कर सकते होंगे। मेरी वो कैपेबिलिटी या हर हफ्ते या हर महीने वो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है एटलीस्ट। बट मैं साल का कंसिस्टेंटली अगर हम रिटर्न बना रहे हैं, भले 5% 7% भी बना रहे हैं, जितना हमको FD में मिल जाता है तो भी ठीक है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली आप तो FD से ही कॉम्पीट कर रहे हैं, तो FD से जितना भी रिटर्न आ गया तो खोने को तो कुछ है ही नहीं। राइट, हमारा तो रिस्क है ज़रूर, बट अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हो तो वो आप मैनेज कर ही लोगे। बरोबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, PPT पे जाते हैं। हाँ जी, क्या क्या आपने वो क्या बोलते हैं, वो पेंडोरा बॉक्स होती है ना, उसमें क्या क्या राज है, निकालिए। ये तो बेसिकली जैसे मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो पहले तो आपको नॉलेज एक्वायर करना होता है, ठीक है। नॉलेज है, फिर मेथोलॉजी है, फिर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट होता है, फिर ट्रेडिंग माइंडसेट है। इनफैक्ट मैं ट्रेडिंग माइंडसेट को पहले रखना चाहूँगा, बट क्योंकि लोग एक सीक्वेंस वो लोग मानते हैं वैसा, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो पहला ये हम लोग करते हैं कि नॉलेज। तो नॉलेज आपको पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझो ट्रेडिंग में कि आप कल से अकाउंट खोलकर परसों से ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। वो माइंडसेट थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। आपको इसको एक प्रोफेशन की तरह देखना चाहिए कि जैसे आप CA करते हो तो आपको 3 साल 4 साल लगता है कम से कम सीखने के लिए, आर्टिकलशिप करने में। उसी तरह से अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आपको कुछ 5 से 6 साल की स्टडी लगेगी, फिर एक्सपीरियंस लगेगा। इंजीनियरिंग में भी वैसे ही होता है, तो इसको भी वैसे ही समझिए आप
कि आपको 3 से 6 साल आपको लगेगा नॉलेज लेने के, और उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेने में, उसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ओके। तो इसमें आप ट्रेडिंग में क्या कई तरीके हैं पैसा बनाने के। मैं ये मानता हूँ कि हर तरीके से पैसा बनता है, ठीक है। अब आपको सिलेक्ट करना कि आपको क्या जमता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस है तो उसके लिए आप CMT कर सकते हैं, CFTE करके एक डेजिग्नेशन होता है, वो कर सकते हैं। नॉलेज एक्वायर कीजिए, ठीक है। हाफ नॉलेज आई थिंक इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, क्योंकि नो नॉलेज में तो आपको मालूम है कि आपको नहीं आता है, तो आप संभल जाओगे कहीं ना कहीं कि मेरे को नहीं आता है, रुक जाता हूँ। मगर जब आपको हाफ नॉलेज तो आपको लगता है कि आपको आता है, मगर आपको उतना नहीं आता है, तो वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाए, क्योंकि आप उसमें और लगता है कि आप करते जाओगे और कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, मगर वो होता नहीं है। और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस है, उसके लिए आप CFA कर सकते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, और उसमें भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल एनालिस्ट मैंने नहीं चुना तो कोई नहीं कर सकता, और उससे पैसा नहीं बनता है। बहुत लोग हैं जो उसमें सक्सेसफुल हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उसके लिए आप CQF करके है, फिर एक EPAT करके क्वांट इंस्टी का कोर्स होता है, उसमें भी आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा। उसमें आपको कोडिंग वगैरह, पाइथन की कोडिंग वगैरह वो भी सीख सकते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, और उससे भी पैसा बनता है। बहुत लोग हम जानते हैं जो सक्सेसफुल है ये कोर्स करने के बाद, तो ये एक चीज़ आप डेफिनेटली देख सकते हो। फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ किया जा सकता है, उसमें भी CFA आपको हेल्प करता है। आप आप रिसर्च का काम देखिए, जैसे नेट डेविस रिसर्च है, वो लोग पूरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग के मॉडल्स बने होते हैं। बट बेसिकली सब मॉडल्स बनाते हैं, सब एक सिस्टम बनाते हैं, एक सेटअप बनाते हैं, जिसके बेसिस पे वो लोग ने या तो उनके पास एक्सपीरियंस है, या तो उन्होंने बैक टेस्ट किया हुआ है, एक पुराने डेटा पे टेस्ट किया हुआ है, तो सब वही यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कर सकते हो, वापस से आप CQF कर सकते हो, उसके लिए FRM है। और फिर न्यूज़ बेस्ड भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। कई लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, आप उसके लिए आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन पहले आए तो ही वो मतलब का होता है, तो उसके लिए EPAT है, उसमें भी कवर होता है। और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करके भी पैसा बनाते हैं लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप ये मत समझिए किसी भी पॉइंट को, किसी भी फील्ड को आप नकारिए मत। आपको अगर विश्वास है उसमें तो पैसा बनेगा, आपको उसमें अपना 100% देना पड़ेगा, और अपना आप उस पर प्रॉपर स्टडी कीजिए जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पॉइंट है फेस टू फेस। हाँ डेफिनेटली, अपने ऐड वो मैं भूल गया था ऐड करने के लिए। नहीं, फेस टू फेस देखिए, ये सारे कोर्सेज का तो ऑब्वियसली बहुत ही अलग रेलिवेंस है। फेस टू फेस आई थिंक आपको और मेंटली प्रिपेयर करता है, फेस टू फेस ये सबको एक साथ लेकर के आता है। अच्छा, वाह वाह, ये सारे लोग आ चुके हैं फेस टू फेस में मेरे साथ। ये बात तो सही है, ये सारे क्वालिफिकेशन के लोग आ गए हैं फेस टू फेस में। ये आइए सर। हाँ, तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया किस में आपको करना है, तो फिर आप एक मेथोलॉजी आपको बनानी पड़ेगी, राइट, ठीक है। अगेन सब तरीके से पैसा बनता है, जैसे मैंने बोला, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी मेथोलॉजी आपको सूट करती है। हर इंसान अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग है, जो देख रहा है वो अलग है, तो किसी को कॉपी करके आप पैसा नहीं बना सकते। आप उससे इंस्पिरेशन लो, सीखो उससे, और उस पर कुछ अपना ऐड करो, कुछ डिडक्ट करो, और अपना खुद का बनाओ। जब तक वो चीज़ आपकी नहीं होगी तब तक आप उससे पैसा नहीं बना सकते हो। ये जैसे मेथोलॉजीज में होता है, ट्रेंड फॉलोइंग की मेथोलॉजी होती है, मीन रिवर्टिंग मेथोलॉजी होती है, ये दोनों ऑपोजिट है। और मेरे को लगता है कि ये सारी मेथोलॉजीज जो है ना, वो इन्हीं दो के रेंज में है। सही बात इसके बाहर शायद कुछ भी नहीं है। अगर आप पेयर ट्रेडिंग लोगे, काउंटर ट्रेंड लोगे, तो पेयर ट्रेडिंग भी एक तरीके से मीन रिवर्जन का एक फॉर्म है, काउंटर ट्रेंड भी एक मीन रिवर्जन का फॉर्म है, टेक्नो फंडा अगेन ट्रेंड फॉलोइंग का मोस्टली फॉर्म रहता है, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी, आप टेक्निकल्स भी देखो, फंडामेंटल, आप यूनिवर्स फंडामेंटल के हिसाब से डिफाइन करो, और आप उसे टेक्निकल रूल्स लेकर के एंट्री एग्जिट ले सकते हो। टाइमिंग आप टेक्निकल के हिसाब से कर सकते हो। एग्जिट क्योंकि फंडामेंटल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको जो एग्जिट्स होते हैं, जैसे कोई कंपनी अगर ख़राब कर रही है तो बैलेंस शीट में बाद में आएगा और प्राइस पे पहले आ जाता है, तो उसमें टेक्निकल्स आपको हेल्प कर सकता है एग्जिट करने के लिए। तो कई लोग जो हैं वो अच्छा करते हैं टेक्नो फंडा से। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, अगेन ऑप्शन सेलिंग इज लाइक मीन रिवर्जन, ऑप्शन बाइंग इज लाइक ट्रेंड फॉलोइंग।
आपका विन रेशियो बहुत कम होगा ऑप्शन बाइंग में, बट आपके कुछ विनर्स होंगे जो बहुत पैसा दे देंगे, राइट। ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग में आपके छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, मगर एक दो बड़ा लॉस होगा जिसमें तो वो बेसिकली आप देखोगे तो मीन रिवर्जन की जैसे की स्ट्रैटेजी है, राइट। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होती है। कई लोग जो है इंडिया में डेल्टा न्यूट्रल करते हैं, तो वो भी पैसा बनाने का तरीका है, ठीक है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शंस में आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पे ट्रेडिंग कर सकते हो, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन में ट्रेडिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप डिसाइड करो आपका क्या फॉर्टे है। बहुत सही है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ये। कोई भी एक पकड़ के आदमी उसमें घुस जाए तो पूरा एक लाइफ तो निकल जाएगा उसमें। कोई भी, और इससे बड़ा लिस्ट होगा। मैंने तो जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया, ठीक है, बाकी इससे बड़ा लिस्ट होगा, ठीक है। आप उसको मत सोचिए, जैसे मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो आप, अगर वो हो रहा है आप करो, मगर वो आपको जमना चाहिए, आपका बिलीफ होना चाहिए। अगर बिलीफ नहीं है तो वो आप नहीं सक्सेसफुल होगे। तो कोई भी एक पीस अगर पकड़ूं मैं और उसमें डीप जाऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा वो पीस को लेवल 5 तक समझने में? लेवल 10 तक तो समझने में पूरा लाइफ टाइम निकल जाता है, राइट। बट 0 to लेवल 5 में आने में मुझे कितना समय लगेगा? मेरे ख्याल से कम 1 से 2 साल आपको देना ही 1 से 2 साल फिर मिनिमम। 1 से 2 साल विद लॉट ऑफ। ये सिर्फ मेथोलॉजी के लिए है, माइंडसेट बनाने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। ठीक है चलिए। सो मैथोलॉजी, अब आप बोलोगे कि मैं कैसे सिलेक्ट करूं मैथोलॉजी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरे को कौन सी मैथोलॉजी सूट करेगी। तो पहले तो आपको किस चीज़ का नॉलेज है, आपको ऑलरेडी किसी चीज़ का हो सकता है नॉलेज हो, तो आप उसी में ज़्यादा डीप जाओ, ठीक है, क्योंकि वो आपको समझ आता है, ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा डीप जा सकते हो। उसके अलावा जो है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि रिस्क एपेटाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। और कुछ लोग होते हैं जो 5 का भी रिस्क नहीं ले सकते और कुछ 50 का भी रिस्क ले लेते हैं। हर आदमी का कैपेसिटी अलग होती है। कुछ लोग का कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपया होगा, वो 50,000 का भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, ठीक है। और कुछ का कैपिटल जो होगा वो 50 करोड़ होएगा, तो वो एक 50,000 का भी लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो वो आपको जानना पड़ेगा, कोई और आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो वो आपको जानना है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अब एक चीज़ होती है जो आप फाइनेंशियली कितना रिस्क ले सकते हो, और दूसरी चीज़ होती है आप इमोशनली कितना रिस्क ले सकते हो। तो दोनों का नॉलेज होना चाहिए आपको अपने बारे में, ठीक है। फाइनेंस आपको अपना मालूम है, किसी और को मालूम नहीं है। आपके इमोशंस, आप कितनी जल्दी आप डर जाते हो, वो आप पहचान सकते हो और कोई नहीं पहचान सकता, राइट। और आपका कैपिटल कितना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी आप अगर किसी और के लिए पैसा मैनेज करते हो तो कैपिटल ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास एज ऑफ नाउ कितना कैपिटल है। अगर क्या बहुत छोटा कैपिटल है तो आप फ्यूचर्स में नहीं जा सकते हो, राइट। आपके पास अगर बहुत कम कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं जा सकते हो। तो उसके बेसिस पे आप अपनी मैथोलॉजी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये सब सिंक में होना चाहिए, कोई एक है और दूसरा नहीं है तो फिर आपका काम नहीं होगा, ठीक है। एबिलिटी टू हैंडल कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स, अभी ये जो है ना वो ये भी सबके लिए अलग अलग होता है। कोई लोग जो है 3-4 ट्रेड भी लूजिंग हो जाएंगे तो वो बंद कर देंगे कि भाई मेरे से नहीं होगा, ठीक है। और कोई होंगे जो 20-20 ट्रेड भी ले लेंगे लॉस पे ले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आपको पहचानना होगा, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो बड़े लॉसेस नहीं ले सकते, कंसेक्यूटिव लॉसेस, ओके। क्योंकि मेजरली लोगों का ये माइंडसेट होता है कि भाई अगर 4-5 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लॉसेस होने ही नहीं चाहिए। तो वैसे आदमी जो ना वो ट्रेंड फॉलोइंग नहीं कर सकते। ये ट्रेंड फॉलोइंग में आपके 5, 10, 20 भी कंटिन्यूस लूजिंग ट्रेड्स होंगे। अगर आप वो हैंडल नहीं कर सकते तो आपको वो प्रॉफिट कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप वो 20 कंसेक्यूटिव लॉसेस देखे ही नहीं है। तो आप उससे बाद में जो प्रॉफिट आगे पड़ा हुआ है वो आप नहीं पहुंच पाओगे वहां तक, राइट। तो वो आगे ये सब चीज़ें जो है ना जानना बहुत डिफिकल्ट है। जब तक आप एक्चुअल में ट्रेडिंग में वो फेस नहीं करते हो, वो आपको अपना पैसा एक्चुअल में लगाना पड़ेगा। एक्चुअली मॉक ट्रेडिंग लोग करते हैं, तो आप फेवर में क्या मॉक ट्रेडिंग? से मॉक ट्रेडिंग मैं फेवर में हूँ इसलिए क्योंकि आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी है उसको आप पेपर ट्रेड करो, उससे क्या होगा ना आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी में क्या फॉल्ट्स है। कोडिंग के एरर्स हो सकते हैं, कभी रीपेंटिंग होता है, वो सब चीज़ें मालूम पड़ेंगे। मगर उससे आपको लगेगा कि मैं पैसा बना लूँगा इसमें, इसको देख करके, वैसा नहीं होता। इमोशंस आपके इन्वॉल्व होते नहीं है उसमें। तो वो एरर्स फाइंड करने के लिए अच्छी चीज़ है, ओके। बट उसको आप रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो माइंडसेट तो चाहिए ही चाहिए,
वो माइंडसेट आपका उसमें बिल्ड नहीं होगा। जब तक आप लॉस नहीं करोगे आपका माइंडसेट नहीं बिल्ड होने वाला। सही। आप विन परसेंटेज आपको कितना कंफर्टेबल है, अगेन वो होता है लोगों को कि हमको 60-70-80% विन रेट चाहिए, तो वो लोग फिर मीन रिवर्जन के लिए बेटर सूटेबल है, ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा सूट करेगा उनको, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा विन रेट्स मिल जाएंगे। ट्रेंड फॉलोइंग में आपको विन रेट 50 के ऊपर, मैंने 55 के ऊपर विन रेट आज तक नहीं देखा किसी भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो वो आपको नहीं मिलने वाला है, और वो भी अगर आप बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आपका 55 का विन रेट मिलेगा आपको, नहीं तो आपका मोस्टली आप देखोगे तो 30 से लेकर के 45 के रेंज में आपको विन रेट मिलेगा ट्रेंड फॉलोइंग का। करेक्ट। तो वो आपका अगर आप ये सोचते हो कि अच्छे विन रेट से पैसा बनता है, तो फिर आपको फिर उस साइड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका बिलीफ है, तो आप उस पर भले जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि किस डायरेक्शन जाना है। अगर आप वो बिलीव के साथ ट्रेंड फॉलोइंग करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। करेक्ट। और हर आदमी कोई एग्रेसिव होता है, कोई डिफेंसिव होता है, ठीक है। अभी कोई द्रविड़ होगा, कोई सचिन होगा, राइट, तो वो आपको पता है, तो आपकी स्ट्रैटेजी में वही रिफ्लेक्ट होने वाला है। अगर आप एग्रेसिव हो, आप डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पे पैसा लगाओगे, आप नहीं रन कर पाओगे। आप डिफेंसिव है और आप एग्रेसिव स्ट्रैटेजी में पैसा लगा दोगे, आप नहीं कर पाओगे, भले वो आपका हो या किसी और का हो। ऐसा मेरे साथ एग्जाम्पल हुआ था, तो जैसे मेरा एक पार्टनर था, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी, वो बहुत अग्रेसिव थी, वो बहुत फास्ट रनिंग करती थी, हाई वॉलिटिलिटी स्ट्रैटेजी थी। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी में अच्छा कर रहा था, तो थोड़ा पैसा उसमें से बनाया, तो मैं बोला कि अब इसको डाइवर्सिफाई करता हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी में थोड़ा पैसा लगाया, मगर मैं नहीं रन कर पाया वो स्ट्रैटेजी। मैंने 6 महीना या ऐसा कुछ रन किया वो स्ट्रैटेजी, बट मेरे को बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरा वो माइंडसेट ही नहीं था। मैं तो इतना वॉलिटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैं मोस्टली एक डिफेंसिव टाइप का आदमी हूँ, तो वो नहीं चला मेरे लिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा, आप किससे अगर स्ट्रैटेजी बाय भी कर ले तो वो उसका वो नहीं चलेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको सूट करता कि नहीं करता। इसके लिए जो बाइंग करते स्ट्रैटेजी वो लोग नहीं कर पाते अच्छा ट्रेडिंग में। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट या एसेट क्लास में पैसा बना की सोच रहे हो, उसमें बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अगर आपको कैश मार्केट में बिलीफ है तो ही आप कैश मार्केट में अच्छा कर पाओगे। आपको ऑप्शंस अच्छे लगते हैं, आपको ऑप्शंस में पैसा बनेगा ऐसा बिलीफ है, तो आप ऑप्शंस करो, ठीक है। मगर आपका बिलीफ नहीं है, आप उसमें पैसा लगाओगे, वो एसेट क्लास में लगाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको कमोडिटीज़ में बिलीफ है मगर इक्विटीज में बिलीफ नहीं, तो आप कमोडिटीज ही करो ना। आपको इक्विटीज में आने की ज़रूरत नहीं, दूसरे का देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो जमता है बस आप वो करो। आपकी टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। अभी किसका जॉब है फुल टाइम का, ठीक है, तो वो अगर इंटरडे करने बैठेगा तो नहीं कर सकता है, उसका पूरा ध्यान इंटरडे में होगा, जॉब में ध्यान नहीं देगा तो जॉब से निकल आ जाएगा, राइट। तो आपकी टाइम अवेलेबिलिटी आपको देखनी है, ठीक है। आप ऐसा सिस्टम बना लो जो आपको हफ्ते में एक ही बार आपको मंडे को देखना है या फ्राइडे को देखना है, ठीक है, या मंथली एक बार आपको देखना हो। ऐसे भी सिस्टम होते हैं कि मंथली में आपको एक ही चीज़ एक ही बार देखना है, एक ही बार रन करना है वो सिस्टम, तो आप उसमें ध्यान दो, ठीक है। और आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास क्या पावर है, क्या ताकत है, ठीक है। अभी आपके पास अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करने का कोलोकेशन और वो सब का कैपेबिलिटी नहीं है और आप बोलोगे कि मेरे को वो करना है, तो वो होने नहीं वाला है, राइट। तो आपके रिसोर्सेज आपको मालूम है और किसको मालूम नहीं है, तो आप उस पर ध्यान दो, ओके, और उस पर काम करो। सो अभी हम एक स्ट्रैटेजी पे बात कर सकते हैं। हाँ, चलिए चलिए। ठीक है। सो जब हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन है तो आप एक ऐसे गोल के लिए गोल पोस्ट पे कर रहे हो जिधर आपको गोल पोस्ट ही हिल रहा है आपका, तो आपका गोल कहाँ डालना है आपको मालूम ही नहीं है, तो आप कभी सेटिस्फाई होगे नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो आपको एक, और ये मेजरेबल होना चाहिए, एक प्रॉपर एक डिफाइन होना चाहिए कि भाई मेरे को 30% रिटर्न मिल गया तो मैं स्ट्रैटेजी को बंद कर दूंगा, अब उसके बाद मैं और उसको चेंजेस करने नहीं वाला हूँ। या मेरा कार्मर रेशियो जो है वो 1 के ऊपर हो गया तो मैं उसको रिफाइन करना बंद कर दूंगा। कोई ना कोई आपका एक वो आइडियल आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी स्ट्रैटेजी का। तो हमने ये थोड़ा ओपन रखा है, ओके।
ये फर्स्ट है कि भाई हम बेंचमार्क से तो बेटर परफॉर्म करें। बेंचमार्क हमारे निफ्टी हो सकता है या CNX 500, क्योंकि ये तो हमारे लिए जो ये स्ट्रैटेजी है वो जनरली हमने इसको मल्टी कैप में बनाया है, तो हमारे CNX 500 एक बेटर बेंचमार्क है जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो हम उससे ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए हमारा, और हमारा जो रिस्क है वो भी उससे कम होना चाहिए, तभी वो मीनिंगफुल होगा। ठीक है। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो होता है वो भी हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए, स्पेशली म्यूचुअल फंड से, क्योंकि नहीं तो हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दें, हमको क्यों अपना टाइम लगाना है स्ट्रैटेजी पे। एक तो म्यूचुअल फंड से अगर बेटर रिटर्न होता है तो ही हमारे लिए मीनिंगफुल है। हमारा कैश जो रहता है वो कभी कभी आइडियल रहता है, राइट। तो उसको हम डिप्लॉय कर सकें, जो एक्स्ट्रा मनी है वो हम यूज़ करें। बाकी तो अपना आपका जो बिजनेस है उसके लिए जो आप कैपिटल यूज चाहिए वो आप अलग ही रखो उसके लिए, ठीक है। और इट शुड आपका जो है अगर कोई जॉब है या प्रोफेशन है उससे इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है। आपको इसमें इतना टाइम नहीं लगाओ आप जॉब पे ध्यान नहीं दे पाओ या आपके प्रोफेशन पे ध्यान नहीं दे पाओ, तो वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी स्ट्रैटेजी जितनी इजी होगी, जितनी सिंपल होगी, उतनी बेटर है। तो हमने ऐसी स्ट्रैटेजी आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आए जो कोई भी आसानी से समझ सकता है, और कोई भी आसानी से, किसी भी सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो है या कोई भी चार्टिंग वेबसाइट है उस पर आप इजीली देख सकते हो उसको, श्योर, ठीक है। और स्टॉक एज पे भी शायद आप देख सकोगे इसको, ठीक है। और जितने कम एंट्री एग्जिट रूल्स होंगे उतने बेटर है, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा एंट्री एग्जिट रूल्स होंगे उतना आपका कर्व फिटिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपके पैरामीटर ज़्यादा होंगे तो आप पैरामीटर बार बार चेंज करके देख सकते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसमें आप कर्व फिटिंग में की तरफ चले जाओगे। तो जितने कम एंट्री एग्जिट रूल्स होंगे उतना बेटर रहता है। और रिस्क ऑफ रुइन वो जितना कम हो। रिस्क ऑफ रुइन बेसिकली क्या होता है कि आपका पैसा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया तो आपको और कोई पैसा देने नहीं वाला है, राइट। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई आपका पैसा ज़ीरो ना हो जाए, ओके। तो अगर हम लेवरेज नहीं लेते हैं तो आपका रिस्क ऑफ रुइन एनी विच वेज कम हो जाता है। चलिए, तो स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है। आपको वीकली RSI देखना है, ठीक है। RSI जो रेटेशन इंडेक्स होता है वही देखना है आपको, और नॉर्मल उसका पीरियड होता है 14 पीरियड, राइट। हमने इसको थोड़ा सा ट्वीट किया है, इसको 13 वीक किया है। क्यों 13 वीक इसलिए किया है क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। अगर हम उसको डिवाइड बाय 4 करें मतलब एक क्वार्टर में 13 वीक होते हैं, अच्छा, ठीक है। और एक हमने ये देखा कि एक जो ईयरली साइकिल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट ईयरली होती है, ठीक है। हमारी जो भी प्लानिंग होती है वो साल के हिसाब से होती है, राइट। तो वो सब में ईयरली सीजनैलिटी जो होती है, पूरा एक विंटर जो है 1 साल के बाद आता है, समर 1 साल के बाद आता है, रेन 1 साल के बाद आता है। तो एक बाय डिफॉल्ट ईयरली साइकिल होता ही है, हर चीज़ में होता है। और इक्विटीज में तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि इक्विटीज का तो सब कुछ ही ईयरली के हिसाब से बनता है, राइट। तो ईयरली का हमने 1/4 लिया है ताकि आपको वो कैप्चर कर पाए, वो ईयरली साइकिल को हम कैप्चर कर पाए। प्लस ये भी है कि हर क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट आता है, वो भी है, राइट। तो और इसमें क्या है कि हमने जो नॉर्मल रूल होता है कि RSI 70 के ऊपर जाए तो आप सेल करो, और 30 के नीचे जाए और बाय करो, ओवरबॉट वो सब होता है, हमने उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट किया है। अच्छा, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक मीन रिवर्टिंग स्ट्रैटेजी है, राइट। आपकी RSI वो 70 से 30 के बीच में रहेगी, मतलब कि वो ज़्यादातर उसी रेंज में रहता है। पर जब वो उसके बाहर निकल रहा है तो कुछ तो खास हो रहा है, तो हमको वो खास चीज़ पे ध्यान देना है। हमको जो नॉर्मल रेंज है उसके अंदर है तो हमको नहीं करना है कुछ। जब 70 के ऊपर जा रहा है तब कुछ खास हो रहा है उसमें, ठीक है। तो हम 70 के ऊपर जाते तो हम बाय कर लेते, ठीक है। और हम 30 तक नहीं वेट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस है 55, ओके। 55 के नीचे चले जाएगा RSI तो हम एग्जिट कर देंगे। ओह, लेकिन प्राइस हो सकता है क्रैश कर जाए, तो अगर प्राइस क्रैश करेगा तो आपका RSI पे आएगा ही। हाँ, बट वो आने में टाइम लगेगा, उसको आने में टाइम लगेगा, बट विद इन 1 और 2 वीक्स वो आ जाता है। अगर आप कोई भी प्राइस देख लेंगे ना, बिकॉज RSI फॉलोज द, क्योंकि वो प्राइस से ही बना हुआ है, ठीक है। और कुछ एक ओकेजन में ऐसा होता है कि आपका सडन फॉल हो जाता है स्टॉक पे, तो मैक्सिमम आप 1 हफ्ते तक ही रुके वो,
अगर मंडे को भी वो क्रैश हो गया तो आप फ्राइडे को या नेक्स्ट मंडे तक निकल ही जाने वाले हो। ओके, क्योंकि वो RSI में आ ही जाएगा वो फॉल। और दूसरा ये है कि आपको ये भी देखना होगा कि कितने ऐसे लूजिंग ट्रेड्स हैं। हाँ, अगर आपके विनिंग ट्रेड्स उससे बड़े हैं और लूजिंग ट्रेड्स छोटे छोटे हैं तो फिर वो फर्क नहीं पड़ता। वो तो है, वो तो एक्यूरेसी, ये भी तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। राइट, एक्यूरेसी से बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, फिर भी हम देखें तो 49% एक्यूरेसी है इसका, जब हम आगे देखेंगे स्टैट्स पे तो। बट आपके विनर्स बड़े हैं। हम जैसे स्टैट्स पे आएंगे तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, आप बताइएगा प्रॉफिट कैसे बुक करें इसमें। लॉस तो आपने बता दिया, 55 के नीचे बुक कर लो। हाँ, वो हम देखते हैं सब। ठीक ठीक है। और ये सारे ट्रेड्स होंगे हम लोग नेक्स्ट वीक के स्टार्ट पे लेंगे, मतलब कि क्योंकि ये वीकली स्ट्रैटेजी, वीक खत्म होना जरूरी है। RSI जो है था वो क्लोजिंग प्राइस में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आप क्लोज से पहले तो ट्रेड कर नहीं सकते हो, आपको मालूम नहीं RSI की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्लोज हो जाएगा, आप सैटरडे संडे आराम से एनालाइज करो और मंडे मॉर्निंग अगर आपका एंट्री आती है तो आप लेना, अगर एग्जिट आता तो आपको मंडे मॉर्निंग एग्जिट करना है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में जब भी मंडे हो या ट्यूसडे होगा, मंडे हॉलीडे हो तो ट्यूसडे होगा वो चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आप खुद को टेस्ट करना है आपको। मैंने बोल दिया इसके लिए आपको पैसा नहीं लगाना है। ये रिलीज हुआ और आपने नेक्स्ट डे से पैसा लगाने लगा इस पर, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये इस स्ट्रैटेजी को आपको अपना बनाना पड़ेगा। अभी तक ये स्ट्रैटेजी मेरी है। ठीक है, जब आप इसको खुद टेस्ट करोगे, आप अगर कोड नहीं कर सकते हो तो आप एक मैनुअली आप चेक करो कि जब भी एक्सेल में आप बना सकते हो कि मैं जब भी RSI वीकली 70 के ऊपर जाता है और अगर मैं ये प्राइस से बाय करता और ये प्राइस से सेल करता तो क्या होता। आप एक 100-200 ट्रेड का एक बनाओ एक्सेल में, और आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी मीनिंगफुल है तो ही पैसा लगाओ इस पर, नहीं तो मत लगाओ। क्योंकि मैं तो झूठ बोल सकता हूँ ना, मैं झूठ बोल सकता हूँ, कोई भी आदमी झूठ बोल सकता है। आपको कैसे मालूम कि मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ, थोड़ा थोड़ा आप खुद टेस्ट करोगे तो आपको बिलीफ होएगा, तब आपको उस पर कॉन्फिडेंस होगा। तो क्योंकि लॉस तो हर स्ट्रैटेजी में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं होगा। अगर मैंने बोल दिया, आपने कल से चालू कर दिया, पहले 3 ट्रेड लॉस हो गया, आप बोलोगे कि ये स्ट्रैटेजी नहीं चलती। 3 ट्रेड में आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो तो लक से भी लॉस हो सकता है। तो आपने किया तो होगा। हाँ, तो आपके पास रिजल्ट्स होंगे। हाँ, हम रिजल्ट तो दिखाएंगे, मगर मैं वही बोल रहा हूँ कि रिजल्ट पे भरोसा मत करो। अच्छा, वो भी मत करो। तो फ्रंट टेस्ट कर लें। आप नहीं, आप बैक टेस्ट करो, आप बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, उसके बाद आप पैसा लगाओ। ठीक है, चलिए। ठीक है, आप किसी पे भरोसा मत करो। समझ गए, लोग समझ गए यहाँ पे, ओवरऑल लोग समझदार हो गए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। ये एक स्टॉक है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, HCC। ठीक है, ये कुछ 2004 का ट्रेड है। ठीक है, 7 रुपए का स्टॉक था। आप देखें इसके RSI अगर आप देखें तो जब ये 70 के ऊपर आया तब ये 7 रुपए का था। हाँ। ठीक है, ये वीकली है, इसके लिए आपको स्टेप के जैसा दिख रहा है क्योंकि ये वीकली है RSI। ठीक है, आप देखो ये यहाँ पे आया, 55 के पास आया, एग्जिट नहीं हुआ। ठीक है, ये फॉल आया, ऐसा नहीं कि करेक्शन आया नहीं, यहाँ पे करेक्शन आया, यहाँ पे करेक्शन आया, मगर ये फिर भी जाता रहा, RSI नीचे नहीं आया। ठीक है, करेक्शन हुई, बट जब मेजर टॉप बंद करके ये करेक्शन हुआ तभी आप देखो RSI 55 के नीचे गया, यहाँ पे हमारा एग्जिट आ गया। ठीक है, 7 रुपए का हर ट्रेड ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप ये समझ लो कि हर ट्रेड ऐसा नहीं होने वाला है, बट ये कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जो आउटलायर्स होते हैं, जो आपको बड़ा पैसा दे दिया तो छोटे छोटे लॉसेज आपको माने नहीं रखते फिर। ठीक है, एक दूसरा ट्रेड देखते हैं। ठीक है, ये HEG करके है, ये 2017 में आया हुआ है, 425 रुपीज़ के आसपास आया है अगर आप देखो यहाँ पे। ठीक है, और ये RSI आप देखो, RSI गिर रहा है यहाँ पे। आप कोई बोलेगा कि डाइवर्जेंस है यहाँ पे, ये RSI गिर रहा है मगर प्राइस ऊपर जा रहा है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो उसको, क्योंकि आप वो तो बेच सकते हैं। नहीं, क्यों? इसलिए क्योंकि डाइवर्जेंस आप देखो, अगर डाइवर्जेंस आप यूज कर रहे हो तो आप प्राइस के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको प्राइस के साथ रहना है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो फिर डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंस तो वही होता है। हाँ, मगर वही डाइवर्जेंस में आपको नहीं करना है कुछ भी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखो अब ये अगर आपका डाइवर्जेंस आप देखना चालू करोगे तो करीब करीब ये 1500 रुपए से डाइवर्जेंस चालू हो गया, और उसका तो 5000 तक गया, तो आपका मेजर प्राइस मूव निकल जाएगा, आप नहीं पकड़ पाओगे इसको अगर आप डाइवर्जेंस देखते रहोगे तो। ठीक है, अब डाइवर्जेंस पे नहीं देखना, ये ट्रेंड में है, आपका प्राइस पैरामाउंट है। अगर प्राइस भी चेंज होने लगे और RSI भी गिरने तब आपको एग्जिट करना है। ओके, तो RSI एग्जैक्टली 55 के नीचे होना चाहिए। हाँ, RSI 55 के नीचे जैसे ही आएगा आप एग्जिट कर लो। तो यहाँ पर एग्जिट हो गया होगा। हाँ, यहाँ पे एग्जिट आएगा ना।
अच्छा, लेकिन उसके बाद भी तो ऊपर गया है। हाँ, उसके बाद ऊपर गया, वो हम लास्ट मूव नहीं हमको हमेशा पूरा का पूरा मूव मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो सिर्फ सपने में मिल सकता है, या फिर हाइंडसाइट में मिल सकता है अपने को, हाँ बरोबर है। या फिर लायर्स को मिल सकता है, अपने को नहीं मिलने वाला वो। तो अभी लेटेस्ट में कोई एग्जांपल है क्या? ये तो लेटेस्ट का पुराना चार्ट एग्जांपल है। मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, ये एडुकॉम करके है, ये भी सेम है, आप देखो। हाँ ठीक है, डाइवर्जेंस आप देखो, हर एक में आपको डाइवर्जेंस दिखेगा। आप प्राइस देखो, आप आरएसआई देखो, डाइवर्जेंस मिलेगा, मगर आपको डाइवर्जेंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको उसके ट्रेंड पे देना। आप प्राइस पैरामाउंट है, टेक्निकल एनालिसिस में पहले पहले यही बोला जाता है। ठीक है, अगेन ये है टीवीएस मोटर्स, आप देखो वापस से डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं इसमें। ठीक है, मगर प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है ना, आपका पैसा तो प्राइस पे बनने वाला, आपका पैसा आरएसआई पे बनेगा क्या? अगर आरएसआई गिरा तो आपका नुकसान होगा नहीं ना। आरएसआई बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो आप पैसा बनाओगे कि लॉस करोगे? आप लॉस करोगे क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है। ये एक और एग्जांपल है, रेन इंडस्ट्रीज, सेम चीज़ है। ठीक है, ये कैशटैग, तो ये एक लूजर का एग्जांपल है, आप देखो। ठीक है, आपका आरएसआई ऊपर है, आपने बाय कर लिया यहाँ पे। ठीक है, मगर ये सर्किट टू सर्किट नीचे आया, तो ऐसे में आप कहीं कहीं पे अटक सकते हो। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे स्टॉक्स भी कभी कभी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको उससे निकलना पड़ेगा। हमने बैक टेस्ट में पूरा केयर किया है कि अगर सर्किट हो तो एक्चुअल में आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। राइट, अगर आप बैक टेस्ट में दिखाओगे कि मेरा तो आरएसआई इसके नीचे आ गया तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा, वो गलत है, क्योंकि रियल लाइफ में आपको यहाँ पे निकलने का चांस नहीं मिलने वाला है। आपका एक्चुअल एग्जिट सिर्फ यहाँ पे 70 रुपये पे मिलेगा आपको। करेक्ट। तो ऐसे लॉसेस को भी हमने देख लिया है, ये 90% का लॉस है, मगर उसको भी हमने बैक टेस्ट में कवर किया हुआ है। तो बैक टेस्टिंग का ये एक प्रॉब्लम है कि वो बायर सेलर का डेप्थ नहीं कैप्चर करता है। वो आप अगर एज्यूम करता है कि बायर सेलर हर भाव में अवेलेबल है। हाँ, वो आपको इंटेलिजेंट बैक टेस्ट बनाना पड़ेगा कि उसको भी आप वो करे, पॉसिबल है। पास होना चाहिए ना, डेटा होना चाहिए बायर सेलर का। वो तो करना पड़ेगा आपको। अगर इसको एज अ बिजनेस लेना है तो आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा, वो पैसे डेटा पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है क्वालिटी का। आप देखिए यहाँ पे भी ये वर्टिकल नीचे से नीचे जाते जा रहा है, आपको एग्जिट मिलेगा नहीं। ऐसे में आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे, अगर आपने बैक टेस्ट बराबर से नहीं किया है, आपको लगेगा आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे, मगर एक्चुअल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोअर सर्किट पे है। लोअर सर्किट आपको क्वांटिटी आपकी जितनी भी होगी आपकी जाएगी नहीं, निकल नहीं पाओगे आप। ये भी एक ऐसा ये हप टाउन करके रियल एस्टेट स्टॉक है। ठीक है, तो समझ गए ये कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा दिखाइए। चलिए कुछ रिसेंट का डेटा देख लेते हैं। तो ये एक स्टॉक है बालाजी अमाइंस करके, इसका कुछ 2020 जून में ट्रेड आया है 550 रुपये के आसपास। अब देखिए ये वर्टिकली आप ऊपर गया, आप आरएसआई को देखिए, वीकली का चार्ट है। आरएसआई एक बार 70 के ऊपर गया, ठीक है, 55 के नीचे जब आया हमें एग्जिट किया, तो आरएसआई नीचे आया बट प्राइस ऊपर गया। आपको पैसा प्राइस में बनने वाला, आपका पैसा आरएसआई में नहीं बनने वाला है। आरएसआई साइडवेज है इधर। ये एक बार आरएसआई का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो या तो वो ऊपर पे चिपक जाएगा या तो वो नीचे चिपक जाएगा। अगर नीचे डाउन ट्रेंड है तो नीचे चिपक जाएगा वो। तो हमको जब ये ऊपर चिपक जाता है तभी इंटर करना है। अभी कोई स्टॉक है हाँ जो आरएसआई 70 के ऊपर है? हाँ जी, मैं एक स्टॉक देख पा रहा हूँ, बिरला सॉफ्ट। सब रिसेंट है। कोई बड़ा विनिंग लास्ट का ट्रेड हो, ये सारे स्टॉक है जो आरएसआई 70 के ऊपर है। नहीं अभी तो इतने ही है। हाँ, तो जो है उनको एक बार देखते हैं क्लिक करके। जो अभी क्रॉस कर रहा है आरएसआई 70 के ऊपर। ओके, बिल्कुल रिसेंट है। तो ये है आईटीसी, आईटीडी सीमेंटेशन। हाँ। अच्छा, ये बाइंग अलर्ट अपने आप आ जाता है क्या? हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे आपके लास्ट कैंडल पे अभी ये आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रेड करें फिर? पोजीशन बिल्ड करें धीरे धीरे? देखिए मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसको कल बाय कर लीजिए, हाँ, वो गलत होगा। मैं बोला आप पहले आप खुद टेस्ट करो इस चीज़ को। नहीं, वो ठीक है, मेरे बोलने में मत जाओ। अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ हाँ। तो इसका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा कि मैं धीरे धीरे क्वांटिटी बिल्ड करूँ कि एक बार में पूरा पैसा? नहीं, आप धीरे धीरे बॉल बिल्ड कीजिए। ओके। क्योंकि जब ये आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो वो उसका मोस्टली अगर वो अच्छा ट्रेड होने वाला है ना तो वो वहाँ पे ही रहने ही वाला है काफ़ी टाइम तक। तो आप और एड पिरामिड कीजिए इसको एवरेज डाउन नहीं करना आपको, अब पिरामिड करना जैसे यहाँ से 70 के ऊपर चला गया। नहीं, ये डेली है। आप अच्छा, वीकली दिखाइए। आप वीकली देखेंगे, ठीक है। तो वीकली अभी गया अभी ठीक है, आपको वीकली देखना। डेली में तो अक्सर बहुत सारे स्टॉक्स चले जाएंगे, वीकली पे हर स्टॉक नहीं जाने वाला है। बराबर है।
और दिखाइए। ठीक है, तो ये मुझे कैसे मिलेगा कि RSI वीकली में 70 के ऊपर कौन कौन से स्टॉक है? आप कोई भी स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर में देख सकते हो ना वो। आपका स्टॉक एज में भी आप एक सिंपल सी क्वेरी रन करो, RSI वीकली ऑफ 13 पीरियड अबव 70। एक्चुअली वो स्टॉकेज में नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये आप चार्टिंग में देख सकते हैं, वहाँ पर हो चार्ट इंक में हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रेडिंग व्यू में हो जाएगा। ट्रेडिंग में हो जाएगा। हाँ, सिंपल स्कैनर बनाना है, आई डोंट नो, चाहिए तो मैं बना के दे दूंगा। हाँ ठीक है, आप बना के दे आप उसको लिंक दे दीजिए। वाह, लॉटरी लग गया। ठीक तो है, आप मेरे को एक बट इंडिकेटर, मेरी याद बात रखिएगा, जब तक आप खुद देखते नहीं हो तब तक पैसा नहीं लगाना। वो ठीक है, आप चिंता ही मत कीजिए, मेरे यहाँ ELM लर्नर बहुत सीरियस है, लोग खुद बिना किए पैसा नहीं लगाते हैं। ये पावर इंडिया करके है, ठीक है, 4000 का है, तो लोग बोलेंगे बहुत महंगा है, ये मगर महंगा या प्राइस से नहीं होता है महंगा, ठीक है। एक और DLF अभी रिसेंटली हुआ है। ओह, ये तो बहुत दिन से तेज है। तो वो बहुत दिन तक चेंज होगा, तभी वो RSI 70 के ऊपर जाने वाला है ना। हाँ, ये भी डेली है, वीकली लगा तो। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें और और बहुत जब इतना चल चुका उसके बाद आप एंटर कर रहे हो, तो लोग डरते हैं कि इतना चल चुका और कितना चलेगा। हाँ वो जो चल चुका वही चलता है ना। सही है, जो चल चुका है वही चलता है। वो समझिए आप, वो क्यों चला, किसने तो बाई किया तभी तो चला है, बिना बाई के कैसे वो ऊपर जाएगा। बरोबर। ये रेनबो दिखाइए, तो ये मेरा RS मॉडल में भी, ये चार्ट पैटर्न में भी आया था। ये मुझे तो अच्छा लग रहा है आपका ये मॉडल, मैं अपने RS के साथ में यूज़ करूँगा इसको। ये मेरा RS मॉडल में भी आप देखिए ब्रेकआउट भी उधर ही आया है आपका, एक 22 का नवंबर 22 का ब्रेकआउट भी उससे यही दिया। और ये तो आपको ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है, RSI आपको बता देगा। देखिए रेनबो में मेरे रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर है ना। हाँ, ये देखिए मेरा मॉडल RS के अंदर में भी, अरे ये छोड़ दीजिए। एनीवे, ये स्टॉक आया था यूट्यूब में, हम लोगों ने इस पर बातचीत भी की। तो ये काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी रिसेंटली आए हुए हैं, बट इनको आपको होल्ड करना पड़ेगा लंबा, वो RSI आपको होल्ड कराएगा ना। रहेगा। और RSI 55 के नीचे हुआ तो बेच दो, तो बेच दो, क्योंकि वहाँ पे इसको 60 कर सकते हैं, 55 को सेटल कर लीजिए ना। देखिए आप पैसा उसमें भी बनता है, हाँ, ठीक है। आप वो ये चीज़ ऑडियंस के लिए रखते हैं। अच्छा आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, ये तो मेरा काम हुआ। अच्छा, हाँ आप ये मैंने किया, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको लेके आया हूँ, यहाँ से आगे आप लेके जाओ स्ट्रैटेजी। तो वो 60 होगा या 60 होगा, 62 होगा, 58 होगा, 57 वो आप एक्सपेरिमेंट करो, आप डिसाइड करिए। बट वो कैसे एक्सपेरिमेंट होगा? बैक टेस्ट, ये सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है जो करके बता देगा कि इतना इसमें बेस्ट। ट्रेडिंग व्यू में बैक टेस्टिंग होती है, आपका एमी ब्रोकर में होती है, आजकल तो आई थिंक स्पाइडर सॉफ्टवेयर और ये सब में भी बैक टेस्टिंग की कैपेबिलिटीज आ गए हैं। तो आप करो ना, मेहनत करो, क्योंकि पैसा कमाना मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत तो कोई और कर ले और खाना मुझे मिल जाए, ऐसा होता नहीं। बराबर है। चलिए गुड, तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे दोस्तों, बट ये प्रोसेस समझाया गया आपको, ये स्ट्रैटेजी नहीं समझाया गया, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ फेस टू फेस में कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बोली जाए ना, आँख बंद करके नहीं फॉलो करना है। कई लोग बाद में बोल देते हैं इनका स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। मतलब भाई साहब, ये स्ट्रैटेजी सेशन नहीं चल रहा है, ये सेशन चल रहा है जहाँ प्रोसेस समझाया जा रहा है। राइट, आप तो स्ट्रैटेजी लेने आ गए, स्ट्रैटेजी ले लीजिए, तो बहुत मिलती है मार्केट में। उसके लिए माइंडसेट चाहिए होता है, स्ट्रैटेजी हर कोई रन नहीं कर सकता है, तो सभी पैसा बना लेते थे। हाँ, फिर मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इतना धूप में रह के या गरम गरम फैक्ट्री में बैठ के काम करते हैं, क्यों करते हैं? वही तो अपना चेंबर में AC में यही काम लैपटॉप के सामने ये करते हैं। क्या जरूरत है वो करने की फैक्ट्री में? ये तो AC में बैठ कर के आप आराम से करो। चले, ठीक है, तो हमने इसको बैक टेस्ट किया 50 लाख रुपए से। ठीक है। ठीक है, अभी 50 लाख रुपए का भी एक रीज़न है। 50 लाख रुपए इसलिए क्योंकि आप 50 ट्रेड लेने वाले हो, 50 मैक्सिमम पोजीशंस होंगी, तो लाख रुपए का एक पोजीशन आपको लेंगे तो ही आपके पास ऐसे स्टॉक्स आएंगे, जैसे MRF है, वो लाख रुपए का हो गया। ठीक है, अगर आपने 10 लाख के ऊपर टेस्ट किया तो MRF कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आपका एक शेयर भी लेने की कैपेसिटी नहीं है आपको। तो आपका बैक टेस्ट भी है, वो किस कैपिटल पर रन करता है वो आपको सब सोच समझ के करना पड़ता है। बराबर है। ठीक है, अभी इसका नेट प्रॉफिट इतना बड़ा है, फिगर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 19 साल का बैक टेस्ट है, तो उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आ गया। इसकी वजह से इतना बड़ा लग रहा है। वो 90 करोड़ रुपए है। ठीक है, वो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपको 19 साल के बाद मिलने वाला है, अभी नहीं मिलने वाला है। स्टार्टिंग के पहले साल तो आपको जनरली पहले 6 महीने तो आपको लॉस ही आने वाला है,
क्योंकि क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े विनर्स तो होल्ड करता है और छोटे छोटे लूजर्स को जल्दी जल्दी निकालते जाएगा, तो आपके लॉस होते जाएंगे। बरोबर है। ठीक है, और आपके होल्ड विनर्स होल्ड, तो आप बोलेंगे कि मेरा तो ये जो ओपन पोजीशन है वो तो बुक प्रॉफिट है नहीं, और जो मेरा लूजर है वो तो बुक लॉस है, तो ये इसको तो आप कैलकुलेट करो एज अ लॉस और उसको प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। बरोबर। ठीक है? तो वो एक मेंटल अकाउंटिंग होता है जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। ठीक है, इसका एक्सपोजर आप देखो 74% है, मतलब मार्केट में पूरा टाइम नहीं इन्वेस्टेड रहता है। आपका एक्सपोजर जितना कम रहेगा उतना बेटर है, क्योंकि आपके मार्केट में जो प्राइस शॉक्स होते हैं, सडनली डिमोनेटाइजेशन हो गया, सडनली आपका ये हो जाता है, ब्रेग्जिट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो अगर आप एक्सपोज नहीं हो मार्केट में तो आपका रिस्क भी कम है। ठीक है, ये आपके साथ में CNX 500 का भी रिटर्न है। ठीक है, इसका एनुअल रिटर्न 31.5% है अप्रॉक्सीमेटली। ये बैक टेस्ट का है, आपको रियल लाइफ में इतना रिटर्न शायद नहीं मिले। ठीक है, मगर आपको 20 से 25% भी रिटर्न मिलता है तो क्या खोटा है। ठीक है, आपका CNX 500 से 12.5% का रिटर्न है इस 19 साल में। 2004 ट्रेड आए हैं इसमें 19 साल में। ठीक है, इसका प्रॉफिट जो है, हर ट्रेड जो है भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, ऑन एन एवरेज 26% रिटर्न देता है। ठीक है, और होल्डिंग बार जो है वो करीब करीब 84, ये हमने कन्वर्ट किया डेली पे, तो 84 डेज का होल्डिंग पीरियड है, वर्किंग डेज, ट्रेडिंग डेज जो होते हैं उसका एवरेज होल्डिंग पीरियड है फॉर ऑल स्टॉक्स। ओके, आपके 932 विनर्स हैं, 46% विन रेट है इसका। ठीक है, एवरेज विनर आपका 71% के आसपास है, मतलब कि जब आप विन करते हो तो आप 70% बनाते हो ऑन एन एवरेज। ठीक है, मगर आप जब लूज करते हो आप 12% लूज करते हो, तो यहाँ पे आपका एज है। अब जब आप लॉस करते हो, भले आपके लॉसेस ज़्यादा है, 53% लॉसेस है, बट आपका लॉस बहुत छोटा है ऑन एन एवरेज। आप एक एक ट्रेड का नहीं देख सकते, ऑन एन एवरेज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेड तो आपका 90% का भी लॉस होगा, जैसे हमने कैशटेक का देखा। ठीक है, आगे अगर इसमें देखें तो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव विनर्स का तो टेंशन नहीं है, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लूजर्स का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे हमने पहले बात किया। तो 23 कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स आए हैं इसमें। तो क्या आप खड़े रह पाएंगे 24 ट्रेड लेने के लिए, ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, तभी आप ये स्ट्रेटजी पैसा लगा सकते हैं। तो ये सब डेटा कहाँ से मिलता है? ये तो बैक टेस्ट में हमने किया हुआ है, तो बैक टेस्ट में तो कोई भी ट्रेडिंग व्यू का बैक टेस्टिंग टूल के अंदर में ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर होते हैं अक्सर मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको दे ही देंगे, नहीं तो मैंने बैक टेस्ट किया एमी ब्रोकर पे, आप लोग उस पर कर सकते हैं। ये इसमें जो एक मेजर फैक्टर है, ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन का है, जो 30% के आसपास है। बाप रे। तो मतलब कि आपने 10 लाख रुपए अगर लगाया तो एक टाइम में आपका 3 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। तो वो आपके कैपेसिटी है, पहले आपको वो सोचना है। ठीक है। ठीक नहीं, है, बट मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब हो गया कि 10 लाख लगाया, 10 लाख को मैंने 15 लाख किया, हाँ तो 15 लाख का 30% बराबर है, मतलब बट 4.5 आपको लाख नहीं रुपए। मालूम कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो। हाँ आप स्ट्रैटेजी के पीक पे अगर स्टार्ट कर रहे हो हाँ, तो आपको तब तो 30% का लॉस हो सकता है। आपको नहीं मालूम ना कि हम इसके आगे क्या होने वाला है, राइट। इसके लिए मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात की जाती है, क्योंकि वो पीक से होता है। समझ गया। प्रॉफिट फैक्टर 1.92 है, और कार्मा रेशियो 1 के ऊपर है, मतलब बेसिकली आपका जो रिटर्न है और आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है उसका रेशियो है ये, तो ये 1 के ऊपर ही है। इसको हम लोग बोलते हैं दुख सुख रेशियो। हाँ ये दुख सुख रेशियो का डिस्कशन किया था राकेश पुजारा जी के साथ। हाँ जी, तो हमने जो रिकॉर्ड किया था उसमें डिफाइन किया था वो दुख एक सुख बहुत रेशियो। अच्छे दोस्त हैं और एक्चुअली मेंटर रह चुके हैं हमारे। ठीक है, तो बहुत मतलब हम लोग जब भी ट्रेंड फॉलोइंग में लॉस होता है तो हम लोग मिलते हैं साथ में और बैठते हैं और बोलते हैं यार ट्रेंड फॉलोइंग मर गया है क्या, डेड हो गया है, ये वो सब बातें होती रहती है। चलिए, ये तो ये आपका इक्विटी कर्व है, कैसा 2001 से लेकर के 2020 तक का आपका इक्विटी आपका कैसे ग्रो होता था। ठीक है, और ये आपका ड्रॉडाउन है। तो ये हर बार जो ये है, तो आप समझो कि यहाँ पे 2002 में आपका 20% का ड्रॉडाउन हुआ था। ठीक है, फिर 2004 में आपका फिर 24% के आसपास का ड्रॉडाउन हुआ था, फिर यहाँ पे 2006 में आपको 22% का ड्रॉडाउन हुआ था, फिर 2008 में आपको 28% का 30% ये आम आदमी नहीं कर सकते हैं सबका से। हम भी आदमी हम कौन से खाते हैं हम वो ऊपर से तो नहीं उतरे हुए।
ओके। ठीक तो करने वाले करते हैं, जिनको समझ है वही कर सकते हैं। इसके लिए तो वो बोला कि आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस से 24%, यहाँ पे 18%, यहाँ पे वापस से 2020 में 30% का ड्रॉडाउन फिर से आया था। और जितना दुख आता है उतना ही फिर सुख भी आता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये 19 साल का बैक टेस्ट है। 2020 तो 3 ही महीने का है, तो इसको हम काउंट नहीं करते। 2020 तो एक्चुअली प्रॉफिटेबल ईयर था, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो 5 साल लूजिंग है, ठीक है। उसके सिवा सब साल में इसे पैसा बनाया ही है। तो ये अभी क्या हुआ 2020 के बाद? 2020 के बाद भी प्रॉफिटेबल ही है। ये इसका बैक टेस्ट में नहीं है क्योंकि वो डेटाबेस अलग था, ये डेटाबेस अलग है, और उसका भी हम चाहिए तो दिखा सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका सिस्टम का। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो लाल लाल है ना, ये सब लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं। इतने सारे लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं, मगर आप देखेंगे तो जो लूजर है वो 5% से लेकर के 30% के बीच में है मेजरली, ठीक है। मगर आपके विनर्स जो हैं, आप देखो 200% के ऊपर 32 ट्रेड्स जो है वो 200% से ज़्यादा प्रॉफिट किया है। वाह, अच्छा ग्राफ है। ठीक है। आप अगर 100% के ऊपर देखेंगे तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, मगर कम से कम नहीं तो 70-80 ट्रेड हैं जो 100% के ऊपर के हैं। तो वो आपके आउटलायर्स है, वही आपका अल्फा बनाते हैं। बाकी तो आपका ये जो लूजिंग है और ये जो विनिंग है, ये आपस में नलिफाई हो जाने वाले हैं। बहुत सही। ठीक है। अल्टीमेटली आपको जो फैट टेल है ना, इसको फैट टेल बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में। हाँ। तो ये फैट टेल का ही पैसा मिलता है अपने को, और इसके लिए खड़े रहना पड़ता है। अगर आप बोलोगे कि यार 30% का प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाता हूँ, 50% का प्रॉफिट हो तो मैं निकल जाता हूँ, तो आप कभी आपको 100% के ऊपर वाला कभी ट्रेड मिल ही नहीं सकता। इस ऐसे सिस्टम में आप टारगेट नहीं रख सकते। अगर आप टारगेट रखोगे तो 10 फॉलोइंग का पूरा एसेंस ही निकल जाएगा। कई बार होता है हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं ना, तो फिर कुछ ऐसे सीन आ जाते हैं बीच में, तो लगता है कि वसूल, पैसा वसूल। तो ये जो आपने बोले ना, ये पूरा आज का वीडियो का पैसा वसूल है। जो अभी तक रुका है वीडियो देख रहा है ना, उसको सबसे बड़ा लर्निंग ये फैट टेल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यही वीडियो का सामान है पूरा। आपने बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन हमने पकड़ ली उसको। नहीं, पूरा ट्रेंड फॉलोइंग तो फैट टेल पे ही चलता है। हाँ, ये आपको नॉलेज होगा तो भी आप पकड़ पाओगे, नहीं तो पकड़ना बहुत मुश्किल है इसको। फिर क्योंकि मोस्टली तो क्या होता है कि 20-30% प्रॉफिट हुआ तो निकल जाते हैं और लॉस में खड़े रहते हैं। बराबर। ये अभी इसमें हमने जो है ना कुछ एक थोड़े पॉइंट्स लिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है। आपको जितना सिंपल सिस्टम लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, ठीक है। आपको लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका स्टॉक लिक्विड नहीं है ना, आपको एग्जिट मिलेगा नहीं। बराबर, वो सर्किट्स लग जाएंगे, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, क्लोजिंग प्राइस है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बेस पे हम लोग जो है ना उसका एक मूविंग एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि एक दिन का तो ये अनाप शनाप हो जाता है, कोई भी नंबर पे जा सकता है। कोई बड़ी डील हो गई तो बड़ा चले जाएगा, तो हम उसका 125 दिन का मूविंग एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। और उस मूविंग एवरेज के हिसाब से हम सारे स्ट्रिप्स को रैंक कर देते हैं, ठीक है। और वो रैंक के हिसाब से जो टॉप 500 स्टॉक्स होते हैं वो हमारा यूनिवर्स बन जाता है, और हम उन्हीं 500 स्टॉक्स पे ट्रेड करेंगे। ओके। क्योंकि हमारे लिए क्या 2001 में जो CNX 500 था उसका यूनिवर्स हमको नहीं मालूम है, 2010 में यूनिवर्स क्या था वो हमको नहीं मालूम है। तो हम अभी का जो CNX 500 ले लेते हैं। आप करंट ट्रेडिंग के लिए वो कर सकते हो, हाँ। बट बैक टेस्ट के लिए आप वो नहीं कर पाओगे। ओ हाँ, बात तो क्योंकि आपके पास वो डेटा ही नहीं है कि कौन से थे उस टाइम में, कैसे करोगे आप उसको। बरोबर है। तो उसका हमने ये सब्स्टिट्यूट निकाला हुआ है कि हम वॉल्यूम वैल्यू वाइज को रैंक कर देते हैं। ओके। तो हम टॉप 500 स्टॉक में ही हम खेल रहे हैं, उसके बाद हम नहीं जा रहे। और लाइव ट्रेडिंग में जब हम ये करते हैं तो हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि 5% सर्किट वाले स्टॉक्स नहीं आए। वो आते तो हम ट्रेड नहीं लेते, और ले भी लिया तो फिर इमीडिएटली निकाल लेते। और दूसरा हम चीज़ का ध्यान रखते हैं कि 1000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप होना चाहिए। ठीक। बेसिकली ये इसलिए है कि हम किसी कचरे स्टॉक में फंस नहीं जाए, समझ गया। क्योंकि उस पर क्या साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट कर जाता है आपको। अगर वो 10% गिरने लगे ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे आपके लिए जो है ना, आप CNX 500 के यूनिवर्स पे आप काम कर सकते हो। हमने ना एक लिस्ट बनाई है स्टॉकेज में, मेजर स्टॉक्स फिल्टर में अवेलेबल है। वो मेजर स्टॉक्स बेसिकली लिस्ट है स्टॉक जिनमें लिक्विडिटी है, जिसमें आप फंसेंगे। तो यही सब हमने देख रहा कि एक लिस्ट बना ली है कि ये
करीबन 630 से 635 स्टॉक है जिनमें इंडिया में लिक्विडिटी है, जहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग की जा सकती है। आप उस पर रन करो इसको। हाँ, वो मोटा मोटी 500 स्टॉक्स तो है ही उसमें, प्लस थोड़े और स्टॉक्स। अगर इसको 500 को अगर आप 600 कर दोगे ना, आपका रिटर्न बढ़ जाएगी, आपका रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सही है। हाँ, तो और शेयर इसको बाजार 800 कर दोगे, आपका अगर रिटर्न बढ़ जाएगा, रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। जितना यूनिवर्स बड़ा होगा ना, क्योंकि ये स्मॉल कैप्स आने लगेंगे, तो स्मॉल कैप से रिटर्न ज़्यादा होता है, बरोबर। अल्फा ज़्यादा होता है, तो वो होता है, मगर रिस्क भी ज़्यादा साथ में ज़्यादा आ जाता है। तो वो आपके ऊपर है, आप इसको बैक टेस्ट करोगे, आप डिसाइड करो कि मेरे को 500 में करना है कि 400 में करना है। आपको और रिस्क कम करना है, आप 300 के यूनिवर्स बना के रन करो, आपका रिस्क और कम हो जाएगा, आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। सो शेयर बाजार में आए तो शेयर बाजार का रिस्क किया है तो रिस्क तो लेंगे। नहीं, मैं तो वो बात पे नहीं मानता हूँ नहीं। जो हर्षद बाता की बोलते, मैं तो वो स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता नहीं हूँ। रखते। नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। देखिए अभी पोजीशन साइजिंग की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है, जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होता है, उसमें एक फिक्स स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, और उसमें आपका विन रेट जो है जनरली जो है वो 50 के नीचे ही रहेगा, ठीक है, मगर उसमें आपका जो एवरेज विनर होता है ना, वो बड़ा होता है और लूजर जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो आपको उसकी फिक्र नहीं करनी होती है कि आपका विनर कितना बड़ा है, लूजर कितना बड़ा है, क्योंकि वो तो सिस्टम खुद से कर लेता है। आपका मेजर कंसर्न होता है जो कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स होते हैं, वो मेजर कंसर्न होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क ऑफ रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके 40-50 लूजिंग ट्रेड्स आ गए तो वो आपके कैपिटल को हार्म करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे एक बात करने वाले हैं। तो एक टाइम में आपको ये भी समझ पाएंगे, भले ये सिस्टम बैक टेस्ट में आपको 23 मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स मिले हैं, मगर इन रियलिटी ये 40 से 50 भी जा सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बाप रे, डराइए मत सर। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे ही हमारे खाली 1 मिलियन से भी नीचे सब्सक्राइबर है, आप डराएंगे तो लोग और नहीं ऐड होंगे। ऐसे हम एंटरटेनमेंट नहीं देते हैं, लोग हमारे यहाँ आते नहीं है। नहीं, वो एंटरटेनमेंट का काम अलग है ना, यहाँ पे आपको सच्चाई तो जाननी होगी, ठीक है। इन एक मेरे सिस्टम में मैंने 45 कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स देखे हुए, बाबा, फिर भी आपने चलाया? फिर भी चला रहे हैं हम उसको। वाह वाह। ये हम उसका भी मैथमेटिक्स बताएंगे आगे जाकर के, ठीक है, ठीक है। तो हमारा काम ये है कि हम अपना मैक्सिमम डाउन को लिमिट में रखें। हम कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स भले हमारे 50 भी हो गए, मगर हमारा कैपिटल का बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन अगर गया नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, हमको कैपिटल को बचा के रखना है। तो अगर हम छोटा छोटा ट्रेड लेंगे, मतलब हम 2% ऑफ द कैपिटल लेते हैं हम, अगर तो अगर उसमें हमने 50% भी लॉस किया ना, तो 1% लॉस हुआ हमारा, तो कैपिटल का तो हमारा 1% गया है ना। तो उसमें फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कंसेक्यूटिव लूजिंग ट्रेड्स कितने हो रहे हैं। वहां पे आप अपने इमोशनली आप अपने आप को चेक कर सकते हो। करेक्ट। ये बोरिंग होगा, बट आपको रिस्क ऑफ रन तो कम करना ही पड़ेगा। आपको विकेट में डटे रहना है। अगर आप विकेट में हो तो रन तो बन जाएंगे, ठीक है। आपको विकेट में सर्वाइव करना है बेसिकली। अभी इनिशियल कैपिटल हमने इसमें 50 लाख से लिया, वो हमने बताया था। ये 2001 से लेकर 2020 का 19 साल का बैक टेस्ट है। ये आप मार्च 20 तक ही क्यों कर रहे हैं सारा ये? इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटा वहां तक का था जो एक ही डेटा वेंडर दे रहा था। उसके बाद का भी हमने आउटो सैंपल किया हुआ है, ये इन सैंपल है। अच्छा, ठीक है। नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत अलग है ना, उसके पहले की दुनिया और अभी की दुनिया। ये आपको लगता नहीं ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है? मार्केट वही है। देखिए दुनिया तो कंटिन्यूसली चेंज होने वाली है, ठीक है। आपके लिए तो 20 साल का, ये 23 साल का भी डेटा कम पड़ जाएगा, क्योंकि हमने ग्रेट डिप्रेशन नहीं देखा है इस 20 साल के डेटा में। हमने वो वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखा, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखा। तो अगर हम वो देखने जाएंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है। हमने इसमें कमीशन और स्लिपेज कैलकुलेट किया 0.30% के हिसाब से ईच ट्रेड ईच साइड के। आपके ओपन पोजीशन मैक्सिमम 50 रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे आपके, जो कि आपको 2% पर ट्रेड पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। हमने बहुत सिंपल रखा है इसको। हम इसको पोजीशन साइज को हम बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी भी चेंज कर सकते हैं। वो सब काम आपके लिए रखा है हमने जो भी चीज़ है बहुत सिंपल रखी है। ठीक है। इसमें हमने बोनस प्लेट्स स्पेशल सब एडजस्ट किया हुआ है, मगर जो रेगुलर डिविडेंड्स होता है वो एडजस्टेड नहीं है। तो रेगुलर डिविडेंड आपका एडिशनल इनकम हो सकता है, इसमें 1 आधा टके का ऐड हो जाएगा उसमें।
और ये रिटर्न्स कंपाउंडेड, वो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये इतने लंबे बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि 20 साल का कंपाउंडेड रिटर्न, आपने 1 रुपया भी निकाला नहीं है इससे। इसके लिए आपको 31% रिटर्न दिख रहा है। अगर आप निकालते जाओगे तो रिटर्न ऑब्वियसली कम हो जाएगा। श्योर। ठीक है। और डीलिस्टिंग ऑफ अगर स्टॉक होता है, क्योंकि अब 20-19 साल में कई सारे स्टॉक डीलिस्ट हो गए फॉर वेरियस रीजंस, तो वो भी हमने टेक केयर किया हुआ है कि जो लास्ट लिस्टिंग डे का लास्ट प्राइस जो होगा ना, उस प्राइस पे हम एग्जिट हो जाएंगे। श्योर। बैक टेस्ट पे हमने उसका भी ध्यान रखा हुआ है। तो बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना स्टिमुलेशन ये रन कर रहे हैं, जितना क्लोज टू रियलिटी हम कर सके, हम करते की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इससे मेन जो टेक अवेज हैं वो ये है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये एक जीता जाता सबूत मैं बोल सकता हूँ कि है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। इतना सिंपल रूल, जिसमें आपकी एक ही एंट्री का रूल है, एक ही एग्जिट का रूल है, और प्योरली टेक्निकल, इसके सिवा कुछ नहीं डाला हुआ है हमने। ठीक है। तो ये एक चीज़ का ये प्रमाण है, आप बोल सकते हैं। ठीक है। क्या टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है? कई लोगों को डाउट होता है, वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है, मगर ये एक और सबूत है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं इससे। लॉन्ग टर्म तो एक्चुअली बेटर वर्क करता है टेक्निकल। लो इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब दिन भर का इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस बन के लॉन्ग टर्म का काम करे तो फंडामेंटल एनालिसिस से बेटर पैसा कमा सकता है। वही मगर मिथ है ना, मिथ है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए तो ये निकालने के लिए हम ये सब करते हैं वीडियोस के क्या इंडिकेटर के बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी किया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन चलता है, इंडिकेटर नहीं चलते, तो ये तो प्योर इंडिकेटर है, इससे फेमस इंडिकेटर कोई है नहीं। ठीक है। इंडिकेटर बेस पे भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी ही काम करती है, सिंपल स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तो इससे सिंपल मैं कौन सी स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ? बरोबर है। ठीक है। ओके। और आपको एक बॉन्ड ट्रेडर होना चाहिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप सिंपल रूल अगर आप फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ, तो आपको सीख के पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सीख के नहीं आता है। आपको अपने आप आपको पहचानना होगा और आपको उसको फॉलो करना है, डिसिप्लिन से फॉलो करना है। ठीक है। मैकेनिकल एविडेंस बेस्ड ट्रेडिंग से रिस्क ज़्यादा बच सकता है, वो भी साबित हो गया। ठीक है। और हमको प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं मार्केट में, ये तो फुल रिएक्टिव है। जब आपका RSI 70 के ऊपर जा रहा है, आप उसके अगले दिन आप ट्रेड कर रहे हो, आपसे कुछ प्रिडिक्शन किया ही नहीं है आपने। हाँ, आप बोल सकते हो कि आप डायरेक्शन तो प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, पर मैं उस प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन नहीं मानता हूँ। ठीक है। ये एक एज है स्ट्रैटेजी का, जो हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सही। तो अभी थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। चलिए, जो तीसरा पिलर है अपना। तीसरा पिलर बराबर है। तो पहला हो गया नॉलेज, दूसरा हो गया Methodology। मैथोलॉजी। ठीक है। तो आपने एक स्ट्रैटेजी बना के हमको दिखा दिया क्या मैथोलॉजी हो सकता है, बाकी इसका तो कोई लिमिट ये एक एग्जाम्पल है, तो करोड़ों में स्ट्रैटेजीज हो हाँ सकती है। वही, बट आपको अपना खुद का बना लेना है बेसिकल पार्टी। अब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जबरदस्त। तो कभी भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो तो पहले पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एग्जिट क्या है, वो डिफाइन होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई प्राइस बेस्ड ही हो वो। ठीक है। वो एक इंडिकेटर बेस्ड भी हो सकता है, वॉलिटी बेस्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कंडीशन हो जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं खड़ा नहीं रहूँगा। नहीं तो उसका कोई एंड नहीं है, आप कहीं पे भी बार बार चेंज करते रहोगे उसको, तो आपका कभी स्टॉप लॉस लग गया, आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, तो आपका लॉस बड़े में बड़ा होते जाएगा। ठीक है। आपको जैसे हमने इस स्ट्रैटेजी में दिखाया कि RSI 70 के 55 के नीचे जाता है तो हम एग्जिट कर देते हैं। जी। ठीक है। तो वैसा एक कंडीशन आपका होना चाहिए, वो इंडिकेटर बेस्ड हो सकता है, प्राइस बेस्ड हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। दूसरा, लेवरेज एक दो धारी तलवार है। ठीक है। लेवरेज आप जितना कम लोगे उतना बेटर है। इसमें तो हम कैश स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका लेवरेज तो है ही नहीं, आप अपने पैसे से ही खेल रहे हैं। क्यों, ब्रोकर लोग देता है ना 20% मार्जिन में, लो जितना पैसा लेना है। नहीं तो हमको नहीं करना है ना, ब्रोकर तो देने दो ना, वो तो उसको अपने ब्रोकर से मतलब है, और ब्याज से मतलब है, तो वो तो आपको ज़्यादा खिलाएगा। आपको खेलना है क्या, वो आपके ऊपर, क्योंकि पैसा लगेगा तो आपसे वो लेने वाला, आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपसे तो लेकर के रहेगा ना, अगर आपने पोजीशन लिया है तो। एक्चुअली ये जो लेवरेज है, अब देखिए एक्सचेंजेस कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, ब्रोकर्स लोग कितना प्रॉफिट बना रहे हैं।
और वो एक के बाद एक आपका, अभी सेंसेक्स ने भी निफ्टी लॉन्च कर दिया, सॉरी सेंसेक्स फ्यूचर्स लॉन्च कर दिया, ऑप्शंस भी लॉन्च कर देंगे वो लोग, और हर दिन का एक्सपायरी आ रही है, तो ये आपको लेवरेज पे खिला रहा है। ठीक मत है, खेलो, ये आपके लिए वो आप फंसा रहे, जाल डाल रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आपको कितना फंसा। आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लेवरेज यूज़ नहीं कर सकते हो, मगर एक लिमिट रखो। मैं भी यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं लेवरेज यूज़ नहीं करता, मगर मैं लिमिटेड करता हूँ। मतलब 2x, अगर बहुत ही अच्छा मार्केट सिचुएशन लग रहा है तो 2.5x 3x, उसके ऊपर मैं कभी नहीं जाता। बराबर है। तो क्योंकि आप समझो कि अगर आपका अगर कोई स्टॉक आपका 20% गिर गया और 5x लेवरेज हो, तो उतना पैसा आपका जीरो हो गया। और ये तो 20x भी, अगर आप करेंसी वगैरह में ट्रेडिंग करो तो 20x लेवरेज भी होता है। और करेंसी में भी हमने 20% गिरते हुए देखा है। जीबीपी को देख लीजिए आप, करेंसी से 20% गिरते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। राइट, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको अपना लेवरेज कब रखना है, तभी आप रिस्क ऑफ रेट को कंट्रोल कर सकते हो। बराबर है। और आपको कंटेंजेंसी के लिए प्लान होना चाहिए। एक आप रिजर्व रखो कि भाई आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल तो इतना है, मगर कल को अगर आपका समझो कि 30% का ड्रॉडाउन हो गया, तो आप वो जो जो ड्रॉडाउन है उतना पैसा डाल सको वापस, ताकि आपका साइज छोटा नहीं हो जाए। बराबर है। क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट के टाइम में आपका साइज छोटा होगा, तो आपका जो आपने लॉस किया वो तो बड़े कैपिटल पे कर दिया, और जो आप रिकवरी कर रहे हो वो छोटे कैपिटल से कर रहे हो। तो कंटिजेंसी रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। श्योर। आप उसको जीसेक पे रखो, जब ज़रूरत हो तब निकालो। ठीक है, आप लिक्विड बीस पे रखो, जब ज़रूरत हो तब निकालो, बट एक आपके पास बैकअप होना ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा पैसा मत डाल दो एक ही स्ट्रैटेजी पे। बराबर। ठीक, और हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ट्रेड करो। विनर्स आपके बड़े होने चाहिए। तो क्या होता है ना कि अगर कुछ एग्जीक्यूशन में कुछ एरर भी आ गया, आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बराबर से कैलकुलेट नहीं किया, तो आपके पास एरर का गुंजाइश है। ठीक है, अगर आपका कुछ मैं देखता हूँ ट्रेडर्स जिनका पर ट्रेड प्रॉफिट जो है वो 50 पैसा होता है। अभी 50 पैसे में अगर आपने ब्रोकरेज बराबर से कैलकुलेट नहीं किया, स्लिपेज गलत कैलकुलेट कर लिया, तो 50% आपका जो पर ट्रेड देख रहा है वो एक्चुअली 20 पैसा होएगा। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है आपकी स्ट्रैटेजी के परफॉर्मेंस पे। तो इसके लिए आपका पर ट्रेड प्रॉफिट जो होता है ना, वो उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गलतियां होने वाली है हमसे। हमको एक भगवान नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हो। ठीक है, हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हम उसके लिए थोड़ी गुंजाइश हमको रखनी पड़ेगी। फर्क। ठीक है, और सिस्टम के पाथ का पे ध्यान। कई लोग जो है वो फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जैसे कार्मा रेशियो है, सॉर्टिनो रेशियो है, ये शार्प रेशियो है, उस पर बहुत फोकस करते हैं। आप समझिए कि एक सेम शार्प रेशियो के साथ, या लीनियर रिग्रेशन है, आप कुछ भी ले लीजिए, एक ही नंबर पे आपका दो अलग अलग इक्विटी कर्व बन सकते हैं। सही है। अगर आप ये दो चार्ट देखें इसमें, हाँ। ठीक है, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, हाँ। दोनों स्टार्ट एक ही पॉइंट से हुए, दोनों एंड सेम पॉइंट पे हुए। हाँ। इनका अगर आप लीनियर रिग्रेशन देखोगे आपका सेम आएगा बस जो सिस्टम नंबर है, अच्छा है। मगर कर्व किसका अलग है। सिस्टम ये बेटर है। सिस्टम में बेटर है। सेम वाला ऐसे ही नीचे वाला भी है, दोनों का आपका जो रेशियो है वो दोनों का सेम है, बट दोनों का कर्व अलग है। तो आपको ये सब सिर्फ डेटा पे भरोसा करना है, मगर अंधा भरोसा नहीं करना है। बरोबर। आप डेटा का स्कैटर प्लॉट देखो, स्कैटर प्लॉट आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा, जो आपको एक्चुअल वो मेजर्स नहीं देंगे। परफॉर्मेंस मेजर जो है वो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money. ये अपना विक्टर स्पेंडर जो मार्केट विजार्ड हैं उनका कहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटेलिजेंस से पैसा बनता तो फिर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पर, डॉक्टर हैं, सीए हैं, वो सब अच्छा ट्रेडिंग में परफॉर्म करने चाहिए, मगर वैसा होता नहीं है। तो अभी हम अपने आखिरी पिलर पे आते हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट पे। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई पहले मैं स्ट्रैटेजी बना लूँ, उसके बाद मैं माइंडसेट तो हम करते रहेंगे। बट माइंडसेट बनाने का सबसे सही टाइम जो होता है ना, वो अभी से है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना बेटर है, क्योंकि माइंडसेट बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है।
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो आपने ये वीडियो देख लिया या 500 वीडियो इससे पहले आए हुए वो देख लिए, आपको मिल जाएगी स्ट्रैटेजी तो। बट उस पर कायम रहने के लिए जो सेटअप चाहिए, जो मेंटल सेटअप चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मैं एक अभी जस्ट एक ऑफ टॉपिक है कि मैं अभी गीता क्लास कर रहा हूँ, अरे वाह। तो हाँ, तो ऐसे ही मतलब मन किया कि कुछ प्रश्न है उनका जवाब चाहिए, तो जवाब मिल नहीं रहा है तो गीता में होगा। तो वहाँ गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि जनी लोग क्या करते हैं कि पूरा लाइफ होने के बाद में फिर भगवान का नाम या गीता पास आते हैं कि कृष्ण का, बोला ये अगर आप अपने 12 साल 13 साल के बच्चों में डाल देंगे तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि आपको आना पड़ेगा, आपका पार्ट हो जाएगा। तो जो आपने कहा ना, ये ट्रेडिंग माइंडसेट ये बाद की चीज़ नहीं है, ये पहली चीज़ है। राइट। ये आपका जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके साथ सिंक होना चाहिए। हाँ, एकदम सही। तब क्योंकि ऐसे आपके कॉन्शियस माइंड से आता नहीं है वो। हमको तो कई चीज़ें मालूम है ना कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको पाप नहीं करना चाहिए, मगर हम करते कि नहीं करते? करते हैं ना। करने के बाद फिर लास्ट में जाते हैं कि भैया अब धो लो। वो है, और फिर हमको अचानक से किसी की डेथ हो जाती तो लगता है यार ये तो हमारा अंत यही है, फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं। वो थोड़े टाइम की साइकोलॉजी आती है, फिर वापस से वैसे के वैसे हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंची नहीं है। अगर वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए तो आप वो चीज़ करोगे ही नहीं। करेक्ट। सो आपका माइंडसेट बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप अभी से काम करना चालू कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन ही करना है या आपको कुछ एक ही पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो। कि आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आप एक्सरसाइज करो। आपको जिम करना अच्छा लगता है, आप जिम करो। योगा अच्छा लगता है, योगा करो। कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो आप, कोई लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई लोग बैडमिंटन खेलते हैं, ये आप कुछ भी करो। सब चीज़ जो है ना, वो ये सब चीज़ें आपको एक ही चीज़ सिखाती है। अगर आप मोटा मोटी देखोगे कि हर गेम में या हर इसमें उतार चढ़ाव आने वाले हैं, और उसमें उसके बाद भी हमको वैसे ही करना है परफॉर्म। आपको क्रिकेट खेलोगे तो आप 0 पे भी आउट होगे, आप सेंचुरी भी बनाओगे। अगर आप 0 पे आउट हो गए 3 बार, अगर कंसेक्यूटिवली सचिन 0 पे आउट हो जाए, इसका मतलब नहीं कि वो खराब प्लेयर है। तो वो फिर से आएगा मैदान में, फिर से खेलेगा, बराबर। तो वही स्पोर्ट्स आपको यही सिखाता है कि आप फेल होगे, फेल होना बुरा नहीं है, आपको वो उससे वापस आना है। अगर आपने वो फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसका बोलोगे कि यार 3 बार 0 पे आउट हो गया, अब मैं खेलूंगा ही नहीं, तो वो आपका फेलियर है। अगर आप एक बार वापस से चले गए और आपने 10-20 रन भी बना दिए ना, आपका फेलियर का वो डर निकल जाएगा। बराबर। स्टेज का मेरे को एक टाइम में बहुत डर रहता था, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता था। मगर मैंने अगर वो सोच लिया था कि मैं स्टेज पे कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को डर लगता है स्टेज पे, मैं कभी स्टेज पे जा ही नहीं सकता था। आपको वो डर को फेस करना पड़ेगा, तभी वो डर निकलेगा। उल्टा जिस चीज का डर है आप उसको इमीडिएटली करो, वो चीज को, आपको वो डर निकल जाएगा। बिना उसको किया वो निकल नहीं सकता। आप जंतर मंतर करके नहीं निकाल सकते उसको। आप उसको फेस करो, अपने आप हो जाएगा। मेडिटेशन करो, कई तरीके के मेडिटेशन होते हैं, ठीक है। मैं विपस्सना मेडिटेशन करता हूँ, मगर कोई भी मेडिटेशन करो, आप 5 मिनट के लिए करो, 2 घंटे के लिए करो, आपके ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। तो विपस्सना मेडिटेशन में हम थोड़ा और बात करेंगे, ठीक है। तो विपस्सना मेडिटेशन होता क्या है? ओके, विपस्सना का मतलब ही ये है कि चीज़ों को जैसा है वैसा देखना, यथाभूत, जैसा है वैसा, ठीक है। हम उसमें कुछ भी इल्यूजनरी नहीं डाल रहे, हम कोई कल्पना नहीं कर रहे, हम कोई मंत्र नहीं जाप कर रहे, हम किसी तरह का कोई सहारा नहीं ले रहे किसी चीज़ का। हम अपने ब्रेथ का सहारा लेते हैं, जो कि सबके लिए सेम है। आपके लिए भी वही ब्रेथ है, मेरे लिए भी वही ब्रेथ है, आप भी वही सांस लेते हो, मैं भी वही सांस लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है इसको। बेस्ट चीज़ उसके साथ यही है, उसे कोई नाम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और ये बहुत पुरानी टेक्निक है। गौतम बुद्ध ने ये टेक्निक को खोजा था 2500 साल पहले, मगर टेक्निक उससे बहुत पहले की है। ऐसा नहीं कि उसने इन्वेंट किया, उसने इन्वेंट नहीं किया, ठीक है। उसने सिर्फ ढूंढा उस चीज़ को, ठीक है। जैसे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, और अगर ट्रेंड है तो आपकी स्ट्रैटेजी पैसा बनाएगी। अगर ट्रेंड नहीं है, आपकी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बना सकती। आप उल्टे लटक जाओ ना, आप पैसा नहीं बना सकते। ट्रेंड होगा तो ही स्ट्रैटेजी बनाएगी, आपके रूल्स कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑलरेडी थी टेक्निक, उसने सिर्फ आइडेंटिफाई किया उसको, ठीक है। अभी उसका जो है
इसमें सबसे बड़ा योगदान सम्राट अशोक का था। अभी जो है वो एस.एन. गोयनका जो अब नहीं है, ठीक है, वो इसके प्रिंसिपल टीचर है, जो ये रिकॉर्डेड चलती है उनकी, ठीक है, वो चलाते हैं। और 1976 में इगतपुरी करके उन्होंने एक सेंटर खोला था जो बहुत एकड़ों में है जगह। वहाँ पे एक साथ 500 से 600 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका कोई भी रिलीजन के साथ, जैसे बुद्धिज़्म के साथ या हिंदुइज्म के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप कोई भी रिलीजन के हो, आप आ सकते हो, भले वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर लोग आते हैं, ठीक है। और किसी रिलीजन से कोई बेनिफिट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इसका बेनिफिट क्या है। सो अगर हम करते हैं विपश्यना मेडिटेशन तो उसका फ़ायदा मालूम होगा तो ही हमको इंटरेस्ट होगा करने में। तो पहली चीज़ है कि आपका फोकस बनता है, कंसंट्रेशन। आप कोई भी काम करते हो उसको कंसंट्रेशन चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, किधर भी आपको सक्सेस चाहिए तो कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम जब विपश्यना करते हैं तो हम अपने सांस पे फोकस करते हैं। पहले 3 दिन, जब हम 10 दिन का कोर्स होता है ये, तो पहले 3 जब हम जाते हैं तो हमको सिर्फ सांस पे फोकस करना सिखाते हैं। वो फोकस बहुत बोरिंग होता है क्योंकि आप 3 दिन तक कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने सांस को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो करने के लिए, बट जब आप वो फोकस कर लेते हो तब आपको उसका पावर मालूम पड़ता है। उसके बाद आप जो है, आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके बॉडी में हो क्या रहा है। हमने सब सुना होगा कि बॉडी में हमारा हार्ट बीट होता है, हमारा डाइजेशन वगैरह होता है। वो सब जो होता है वो एक आपके बॉडी में एक सेंसेशंस पैदा करता है। जैसे हमको मोटी मोटी सेंसेशंस मालूम पड़ती है, जैसे हमको दर्द हो रहा है तो एक सेंसेशन है, हमको खुजली हो रही तो एक सेंसेशन है, ठीक है। तो ये सेंसेशंस जो है ना वो कई तरीके की होती है, ठीक है। हमको सिर्फ ग्रॉस सेंसेशन जो होती है वही पता चलती है, आपकी जो माइन्यूट सेंसेशन होती है वो नहीं मालूम पड़ती। तो ये एक ऑब्जर्वेशन करके, ये जो कंसंट्रेशन करते हैं उससे हमको वो सेंसेशंस पता चलती है। और जब हमको ये सेंसेशन पता चलती है, हम अपने थॉट्स से हम क्या सोच रहे हैं उसके अवेयरनेस आती है, इन सेंसेशंस का अवेयरनेस आता है। और हमको ये पता चलता है कि ये सेंसेशंस का नेचर क्या है। इन सेंसेशंस का नेचर बेसिकली ये है कि ये पैदा होती है और इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हमने अभी तक तो सुना ही है ना कि हम पैदा होते तो मर जाते हैं, राइट। ये हमने सुना है, हमने एक्सपीरियंस किया क्या तो नहीं किया। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगे कि कैसे आपकी सेंसेशन पैदा होती हैं और कैसे वो ख़त्म हो जाती है। तो जब ये एक्सपीरियंस होता है तब हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक इस चीज़ का एहसास होता है कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ इनपर्मानेंट है। उसी तरह से हमारे ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स और लॉसेस भी इनपर्मानेंट है। अगर हमको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हमेशा नहीं रहने वाले हैं, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर लॉसेस आने ही वाले हैं। और अगर हमको अभी लॉसेस हो रहे हैं, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो वो प्रॉफिट्स आने ही वाले हैं, उसमें आपको दुखी होने की, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसको इक्वानिमिटी बोलते हैं कि आप बैलेंस रहते हो कि कुछ भी हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते। हम क्या होता है ना, कुछ भी बुरा होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, फिर किसी ने हमको गुस्सा कर दिया, डांट दिया तो हम उसको डांट देंगे, हम उसको मार देंगे। ये रिएक्शंस है। अगर हमको ये चीज़ का समझ में आ जाए कि ये चीज़ तो होने ही वाली, तो हम उस पर अनड्यू रिएक्शंस नहीं करते। ऐसा नहीं कि रिएक्ट करना ही नहीं है, बस अनड्यू रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। Sure. तो वो जब चेंज होने लगता है तो हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होने लगता है, ओके। और डिसिप्लिन हमको सीखने को मिलता है कि डिसिप्लिन होने से क्या क्या एडवांटेज है। वहाँ पे अगर आप जाते हो तो जो 10 दिन का शेड्यूल है वो सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 9 बजे तक रहता है। उसमें आप 10 घंटा मेडिटेशन करते हो, ठीक है। उसमें आपका टाइम पे खाना है, आपको सोना है, आपको सब अपना अपना काम है। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है, ठीक है। अब पेशेंस, अब आप देखो, पेशेंस और टॉलरेंस हम वैसे बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हम कितने इम्पेशेंट हैं कि हमारा कोई 2 ट्रेड नहीं चला, 3 ट्रेड नहीं चला तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, राइट, कि ये क्यों नहीं चला, सब सेटअप बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, नहीं चल रहा है। तो पेशेंस, जैसे वॉरेन बफेट भी बोलता है कि पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज द डिफरेंस बिटवीन द
मैच्योर एंड इमैच्योर ट्रेडर, राइट। तो पेशेंस बिल्ड होता है जब आप 10 घंटे बैठे हो और आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप बाय डिफॉल्ट पेशेंस मेंटेन होता है। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस का समझ आती है कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, एक चीज़ पे लगे हो, तो आपको उसका रिवॉर्ड आएगा। अगर आप अभी ये कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, परसों कुछ और कर रहे हो, तो आप सिर्फ हॉप कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप स्ट्रैटेजीज भी अगर बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं अगर, तो हम एक स्ट्रैटेजी देख लिए, यूट्यूब पे देख लिया, फेस टू फेस पे देख लिया, आज हमने ये करने चालू किया, उसमें 4-5 लॉस हो गए, तो ये नहीं चलती, चलो दूसरी स्ट्रैटेजी पे नेक्स्ट चले फ्राइडे गए। एक और वीडियो आ रहा है। नेक्स्ट फ्राइडे तो दूसरा वीडियो आएगा ही, ठीक है, उस पर चले गए, उसको किया, चलो पहले 2-4 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है, अच्छा लगा सब कुछ, फिर प्रॉफिट बंद हो गया, लॉस आना चालू हो गया, तो आप वापस से दूसरी स्ट्रैटेजी, तो ऐसे आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। जो हॉपिंग होती है वो आपका परसिस्टेंस आप नहीं कर रहे, आप एक परसिस्टेंटली एक चीज़ को फॉलो करना है, तो आपको रिटर्न्स आएंगे ना, नहीं तो आप एक से दूसरे जाते रहोगे तो कभी रिटर्न्स आने नहीं वाले। तो ये सब आपको समझ में आता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जब आप विपश्यना जाते हो 5वें दिन आपको जो है एक बोला जाता है कि अब आपको 1 घंटे तक आपको ना आपके हाथ खोलने, ना आपके पैर खोलने, ना आपकी आँख खोलनी है। ये अब उसमें उस दौरान ऐसा होता है कि हमको पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, क्योंकि आप 1 घंटे तक हिल नहीं सकते, आपको बांध दिया गया है ये। मगर आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उसको करना ही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बिना कुछ होता नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको डिटर्मिनेशन होगा तो ही आप पहुंच पाओगे वहाँ पे। अगर आप डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो वो बिल्ड होता है। और कंपैशन एंड विजडम जो हम बोलते हैं, हम्बलनेस जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भाई जो भी किया हमने किया है, ये अगर वो चीज़ आ गई ना तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमको लगता है हम ही नहीं किया, और जहाँ पे कुछ गलत होने लगता तो हम उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगा देते हैं, राइट। तो हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। अगर लॉस भी है तो हमारी जिम्मेदारी है, प्रॉफिट भी है तो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वो विजडम, वो कंपैशन आना, दूसरे ट्रेडर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोई इन्फीरियर नहीं है हमसे, हम कोई सुपीरियर नहीं है, हम भी वैसे ही बने हुए हैं जो वो बने हुए हैं, ठीक है। तो किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलने की हमको ज़रूरत नहीं है। सो यही सब सिखाते हैं उसमें। सही है। आपके चेहरे से और आपके जो सिंप्लिसिटी है उससे समझ में आ रहा है कि हाउ मच बेनिफिट यू हैव ड्रॉन फ्रॉम दैट। कितनी बार आप गए हैं? मैं 6 कोर्सेज किए हैं, और एक सती पठान करके होता है, और एक सेवा। बाबा, 8 टोटल कोर्सेज हो गए मेरे। तो पूरे डीपली आप घुसे हुए इसमें। मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें। इसीलिए आपने एक स्टेटमेंट मारा था शुरू में कौन सा? कि मेरे को पता है कि मेरे को कितना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड इज ऑन। पता नहीं हो तो, बट ज़्यादा का करेंगे भी क्या। अपने को तो जितना चाहिए उतना भगवान ने दिया ही है। सही है, मज़ा आया। अभी वेरी आपके कुछ पीसफुल questions? इंटरेक्शन। आई थिंक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई हैव इंटरेक्टेड विद समवन जो सुलझा हुआ है। ये एक कोट है, a river cuts through rock not because of its power but because of its persistence। सही बात है। सो रॉक में आप देखोगे घिस जाता है रॉक, कि वो इसलिए घिस जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर से रिवर बह रही है। ये एक सबसे अच्छा कोट मेरे को लगता है बुद्ध का, बिलीव नथिंग नो मैटर वेयर यू रीड इट और हु सेड इट, नो मैटर इफ आई हैड सेड इट, unless it agrees with your own reason and your own common sense। वाह। So मैंने जो बताया है उस पर विश्वास मत करो, खुद प्रैक्टिस करके देखो, खुद एक्सपीरियंस करके देखो, तभी विपස්සना भी करना, तभी ये सिस्टम भी यूज़ करना, ठीक है। आप फ्री विल है आपका, बट पहले खुद एक्सपीरियंस करो, पहले खुद आप उसको प्रैक्टिस करो, तब मेरे पे मैं मत विश्वास करो। सही है।
गुड सोभित भाई, मज़ा आया, अमेजिंग। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि सोभित मार्केट में तो इन्वॉल्व है, साथ में कोशिश करते कि वो CMT जो एस्पिरेंट्स है, जो CMT एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, उनको भी गाइड करें, उनको मेंटर करें, उनको सिखाएं। तो उनकी वेबसाइट है, क्या नाम है आपकी? युवा.com। युवा YUBHA, ये वेबसाइट है yuba.com। आप इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे, आप जाइए। और अगर आप CMT के बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सुमित भाई आपको हेल्प करेंगे, कर दीजिएगा हेल्प। डेफिनेटली सर। और इस वीडियो के नीचे कमेंट दीजिएगा अगर आप CMT के बारे में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट दीजिएगा। तो सुमित भाई रिक्वेस्ट है, थोड़ा देर जो समय मिलेगा तो हमारे जो कमेंट आ रहे हैं आपके लिए रिप्लाई कर दीजिए। डेफिनेटली यूट्यूब पे आपको कमेंट नीचे मिल जाएंगे। डेफिनेटली। ठीक है, चलिए दोस्तों, दिस वॉज इट फ्रॉम। तो हम सुमित भाई को गुड बाय कहते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अच्छा समय, इतना अच्छा पीसफुल एक वो जो अपने एम्बियंस क्रिएट कर दिया था वो एक पीस का। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट एनर्जी विच यू हैव गेन्ड। And thank you so much for calling me here in Calcutta at your city. I'm enjoying a lot here. गुड गुड, थैंक यू। तो क्या कहा था मैंने, 2 घंटे आपसे लूँगा और ये 2 घंटों में आपको इतना कुछ दूंगा कि आप अपना रोड मैप बना पाएंगे। अब देखिए, काम अब आपको यहाँ से करना है। काम क्या करना है कि जो सुमित भाई ने कहा उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना। वो 4 पिलर अपने डिफाइन कर लीजिए जो उन्होंने कहा कि आप एक्चुअली बना लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए 4 पिलर। और उस पिलर के अंदर में आप अपने जीवन में 1.01 टू द पावर 365 कर रहे हैं क्या? इसका मतलब हर दिन हर पिलर में आप आगे बढ़ रहे हैं क्या? तब जाके पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक वो जो अपने आप को तैयार करने वाली जो बात होती है ना, 1 साल 2 साल 3 साल में आप कर पाएंगे और फिर आप वो बन पाएंगे जो शायद राकेश जी बने थे। आप वो बन पाएंगे जो शायद मार्क मिनेवन बने थे। मैं तो खुद भी उस पाथ पे हूँ, अभी ढूंढ रहा हूँ अभी भी अपने आप को कि मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ। लेकिन हाँ, आज सोभित से बात करके समझ में आ गया कि कितना कुछ है जो मुझे भी करना है और कितना कुछ है जो मुझे नहीं आता है। तो चलिए साथ में मिलकर सीखते हैं, फेस टू फेस और रिकॉर्ड करते हैं और सीखते हैं। बस आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.